हेलो स्टूडेंट्स। सो फर्दर अपन कंटिन्यू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में और आज अपना 5th क्लास होगा बाइनोमियल थ्योरम का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। लेकिन इसके पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिया ना, सब आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएगा। WBJEE और जेई मेंस 2026 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से अपना प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे या फिर कोर्सेज के भी सेक्शन में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप पिछले जो भी चैप्टर्स हैं आप जाके पढ़ सकते हो अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, तो आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपन। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन जाके हो जाना, बिकॉज इसी पे आपको सभी वीडियोस का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो कोई भी वीडियो आपका चैनल का मिस नहीं होगा इस चैनल पे अगर आप रहना चाहते हो। क्योंकि जेई रिलेटेड और WBJEE रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आप MST CT कॉमेड के एग्जाम जैसे टारगेट कर रहे हो, ये भी आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम ही है, तो आप हमारा दूसरा चैनल जाके फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको पिन कर दिया हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स उन सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वो वाला हमारा चैनल सेकंड चैनल जो है। और इस चैनल पे आपको WBJEE और IIT-JEE रिलेटेड कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है, तो जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और जो स्टूडेंट्स अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं WBJEE के लिए, जल्दी से इनरोल हो, बिकॉज स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। 499 प्राइस है। सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो 199 प्राइस है, और सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो 399 प्राइस है। तीनों का सेपरेट गूगल फॉर्म है। 3 गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो जाके अपने अकॉर्डिंग फिल कर लो। ओके, जैसे ही आप फिल कर लोगे हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए, तो आज का सबसे पहला टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम का, कि एक्सप्रेसिंग बाइनोमियल थ्योरम इन ऑड एंड इवन टर्म। ध्यान से समझना, बाइनोमियल थ्योरम एंड पे आ गया है। ओके, इसके बाद एक क्लास और आएगा जिसमें बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस सीरीज को अपन मिक्स करेंगे। ओके, तो वो वाला लास्ट क्लास होगा। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, फिर अपन कैलकुलस पे मूव कर लेंगे। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम को अपन ऑड एंड इवन टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने बोला, सर अगर आप बाइनोमियल थ्योरम को देखोगे तो बाइनोमियल थ्योरम इज लाइक a प्लस एक्स की पावर n। हाँ, a प्लस एक्स की पावर n। अच्छा, अगर a प्लस एक्स की पावर n को उसने देखा सबसे पहला, ठीक है, तो उसने बोला सर a प्लस एक्स की पावर n जो भी खुलेगा मेरे को पता है, वो एक्सपेंशन पता है, लेकिन जो सबसे फर्स्ट टर्म होगा वो t1 होगा। हाँ, ठीक है, और जो सेकेंड टर्म होगा सर वो मेरा t2 होगा। हाँ, और जो मेरा थर्ड टर्म होगा वो t3 होगा। हाँ, ऐसे ही करते हुए जल्दी से बताओ मेरे को सबसे लास्ट टर्म क्या होगा? tn होगा क्या? नहीं, हाँ tn ही होगा। सबसे लास्ट तो tn ही होगा ना। n टर्म खुलेगा क्या? नहीं, tn+1 खुलेगा। कितने लोगों को पता है कि अगर n डिग्री है तो टोटल n+1 टर्म्स खुलेगा? ठीक है, n टर्म नहीं खुलता, n+1 टर्म खुलता है, तभी तो जनरल टर्म tr+1 होता है। ओके, अच्छा, सेकेंड बात करता हूं इसी पे। अगर किसी ने सुनना डिग्री में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है, डिग्री में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, और नंबर्स में भी कोई छेड़छाड़ नहीं है, a प्लस एक्स की जगह a x ही है, बस एक फर्क आ गया, यहां प्लस की जगह माइनस आ गया, बस इतना सा फर्क आ गया, तो एक्सपेंशन में कोई फर्क आएगा क्या सर? नहीं, कोई फर्क नहीं पाएगा। क्या जो t1 है वही t1 भी रहेगा यहाँ पे? हाँ, जो t2 है t2 भी रहेगा। हाँ बिल्कुल, t3 भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो भी अपनी जगह पे रहेगा। फर्क कहाँ आया? फर्क आया यहाँ सर प्लस था या माइनस हो गया, यहाँ पे बस डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बच्चे ने नोटिस कर लिया सर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बस यहीं पे डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो इसमें एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस आएगा ये मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म भी कर चुका हूं, कि जो इवन टर्म्स होंगे वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो इवन टर्म्स होंगे t1 के बाद आपको -t2 खुलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो NCR होगा। हाँ, a की पावर n-r और x की पावर r, तो सबसे पहले तो 0 होगा। तो फर्स्ट टर्म की r की वैल्यू बोलो 0, माने x की जो -x है इसकी डिग्री जो r है ये पूरी तरीके से r की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है जब जब इसकी डिग्री इवन होगी तब तब ये माइनस को प्लस बना देगा। अब इसकी डिग्री इवन कब होगी? डिग्री माने आर इवन कब होगा? जब टर्म मेरा ऑड होगा। तो ऑड टर्म पे आर की वैल्यू इवन होगी, क्योंकि आर की वैल्यू एक कम होती है, तो ऑड से एक कम इवन ही होगा। ठीक है, अब t1 पे खड़े हो तो आर की वैल्यू 0 है, माने डिग्री इवन है, और डिग्री इवन होने के साथ साथ -x + x बन जाएगा। लेकिन अगर आप t2 पे हो ना तो आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है मतलब ऑड है, और ऑड है तो -x को माइनस बना के बाहर निकालेगा, इसीलिए -t2। तो सर t3 मेरा प्लस में होगा? हाँ बिल्कुल, और t4 मेरा माइनस में होगा। हाँ, और लास्ट वाला सबसे टर्म वो डिपेंडिंग ऑन कि क्या है, इवन है या ऑड है, tn+1 ही अभी लिखता हूं। ठीक है, अच्छा,
मजे की बात सुनना सर, ये तो सर आप मेरे को समझा दिए थे पहले ही। ऑड टर्म और इवन टर्म में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। हाँ, अगर आप इस पूरी कहानी को देखोगे तो एक बच्चा बोलेगा सर इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी। मैंने बोला क्यों, कैसे ए प्लस बी कैसे लिख सकते हो? उसने बोला सर मैं ए प्लस बी लिखता हूं, लेकिन सामने से चल के दुनिया को बोलता हूं कि ए से अ और अ से ऑड टर्म। ऐसे याद भी रखना है क्या सर? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही याद रखना है, ए से अ से ऑड टर्म। अच्छा, तब उसने बोला सर बी को मैं बोल दूंगा दुनिया को कि इसको समझ जाना इवन टर्म्स। हाँ, मतलब ये जो मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन है दैट इज ए प्लस एक्स की पावर एन, इसमें जितने भी लोग हैं उसमें या तो ऑड टर्म है या तो इवन टर्म है, मैंने ए प्लस बी है। हाँ बिल्कुल, तो इतना ना लिख के अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी। हाँ, ए मतलब ऑड टर्म्स और बी मतलब इवन टर्म्स। हाँ, ये ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स के सम से ही तो मिलके बना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तब तक एक बच्चे ने बोला सर ऐसा तो यहां पे भी हो सकता है। कैसे? ऐसे यहां पे कैसे हो सकता है? ऐसे यहां पे ऐसे हो सकता है कि सर यहां पे मैं बोल सकता हूं T1 प्लस T3, माने ऑड वाले लोग प्लस में है, ऑड वाले लोग प्लस माने अब ऑड मेरी दुनिया के लिए ए है, ठीक है? ऑड टर्म मतलब मेरी दुनिया के लिए वो ए है, तो मैं इसको लिखूंगा ए। ओके, और इवन वाले सर लोग निगेटिव है, और इवन मतलब बी। अगर ए से अ से ऑड हो गया तो बचा हुआ बी इवन को रिप्रेजेंट करेगा, माने ए माइनस बी। ठीक है सर, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ मेरे को? मैंने इसको ए प्लस बी लिखा और इसको ए माइनस बी लिखा, इससे मेरे को फायदा क्या हुआ? मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा इससे? तो ये फर्क पड़ा कि अगर मान जाओ किसी ने क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको दे दिया कि लो भैया ए प्लस एक्स की पावर एन, ओके, और मैं डिग्री बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं और अंदर के टर्म्स भी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, केवल प्लस को माइनस कर रहा हूं, तो आप इसका एक्सपेंशन खोलोगे, इसका एक्सपेंशन खोलोगे और फिर दोनों को ऐड करोगे। उससे बेहतर होगा कि आपको पता है कि क्यों ना ए प्लस एक्स की पावर एन को आप ए प्लस एक्स की पावर एन को क्या बोलोगे? मतलब ए प्लस एक्स की पावर एन तो ए प्लस बी है, ऑड टर्म्स प्लस इवन टर्म्स यहां पे सम होंगे, तो अपन इसको ए प्लस बी लिखेंगे। अच्छा, ओके 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 ओके। और ए माइनस एक्स की पावर एन को मेरे को पता है सर ए माइनस बी में लिखूंगा। हाँ, फिर मैं दुनिया को बोलूंगा कि एक मिनट यहां बी से बी तो खत्म हो जा रहा है। हाँ, तो अगर यहां बी से बी खत्म हो जा रहा है तो फाइनली मेरे पास आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ ए। फिर मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि ए का मतलब तुमने ऑड टर्म समझा था, ए से अ से ऑड टर्म, ऐसे बोलो मेरे साथ। ऑड टर्म मतलब T1 प्लस में T3 प्लस में T5 से लेकर लास्ट तक Tn प्लस 1 तक। अच्छा, अब कहां तक रुकूंगा सर? अब आपको पता है n की वैल्यू अगर 7 है तो 8 टर्म खुलेगा, n की वैल्यू जितनी होगी उतने टर्म्स मेरे खुलेंगे, तो सभी और टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा। इससे ये फायदा होगा सर? हाँ, इससे ये फायदा होगा, ठीक है। लेकिन तभी अप्लीकेबल है ना जब डिग्री कोई छेड़छाड़ ना करे, अंदर के टर्म्स कोई छेड़छाड़ ना करे, सिर्फ प्लस को माइनस कर दे, बस इतना ही फर्क करे, तभी ये काम का है, वरना किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आई गेस कि आपको क्वेश्चन देख के ही फील आ जाएगी कि ये ऑड एंड इवन का क्वेश्चन है। ओके, ये फर्क पड़ेगा आपको। अब कुछ रिजल्ट्स आपके सामने मैं आपको दिखाता हूं। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आपको बस उस पर सोचना है कि क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहला तो मैंने आपको दिखा दिया ए प्लस एक्स की पावर एन और प्लस में ए माइनस एक्स की पावर एन। उसमें आपको 2a होता है, तो आपको समझ जाना है कि ट्वाइस ऑफ ऑड टर्म, जैसे इसमें दिखाया आपको। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो ये खुद में हो गया। ओके, सेकंड बात करते, तो फर्स्ट अगर वो हो गया तो सेकंड से बात करते। जी, अपना फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट तो यही हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मान जाओ a माइनस एक्स की पावर n है, ठीक है। अच्छा, बीच में माइनस है और यहां पे a प्लस एक्स की पावर n है, तो आप मेरे को जल्दी से सोच के बताओ कि क्या होगा। ठीक है, सोच के बताओ जल्दी से क्या होगा। तो एक बच्चा बोलेगा सर a माइनस एक्स की पावर n मतलब ये अगर बीच में माइनस आ गया तो मतलब ऑड और इवन टर्म्स माइनस हो रहे हैं, जिसमें a पहले है b बाद में है। a मतलब ऑड टर्म्स, ठीक है, इवन टर्म्स फिर माइनस होगा, और बीच में सर माइनस है, ठीक है, और a प्लस एक्स है तो सर a प्लस बी है। तो कितना सिंपल है ना कि अगर a माइनस एक्स होगा तो अपन a माइनस बी समझेंगे और a प्लस एक्स होगा तो अपन a प्लस बी समझेंगे। ओके, अच्छा, बीच में माइनस होने से फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आप देखोगे तो a से a खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही a से a खत्म हो जाएगा आपके पास फाइनली हो जाएगा माइनस बी, और माइनस बी यहां से भी आ रहा है, माइनस ऑफ 2b। ओके, तो माइनस ऑफ 2b,
अब टू बी का मतलब जल्दी से बताओ, बी का मतलब लिखना भी है लेकिन समझना क्या, बी मतलब ऑड की इवन। अगर भूल गए एग्जाम में बैठ के तो ए से ऑड, तो बी से इवन, ए से से ऑड, ठीक है। तो बी से इवन मतलब ट्वाइस ऑफ इवन टर्म्स की बात हो रही है। ओके, और माइनस भी है आगे सामने। तो कैसा भी क्वेश्चन रहे मेरे को ऐसा ही करना है, यही काम करना है। अगर ऐसा वैरायटी का क्वेश्चन रहा जिसमें मैंने क्या बोला, डिग्री सेम रहा, अंदर के टर्म सेम रहे, बस बीच में प्लस माइनस का फर्क है, तो ऐसे ही करना है। ओके, अच्छा। अगर एक और बात करूं आपसे, एक और रिजल्ट पे बात करूं, बात नंबर 3, जैसे कि आपको a प्लस एक्स की पावर n, ओके, किसी ने दे दिया, और कल को अगर सर ये मल्टीप्लाई में हो गया a माइनस एक्स की पावर n, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सर मैं तो a प्लस एक्स की पावर n को देख के ही बोलूंगा ये a प्लस बी लिखा है। ओके, अच्छा, और a माइनस एक्स को देख कर ही बोलूंगा ये a माइनस बी लिखा हुआ है। ओके, अब किसी ने मेरे को a प्लस बी और a माइनस बी दे दिया मल्टीप्लाई में, तो मैं जल्दी से क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख दूंगा? हाँ, ये लिखूंगा, लेकिन दुनिया को समझाऊंगा a स्क्वायर का मतलब है भैया सम ऑफ ऑड टर्म। ओके, सम ऑफ ऑड टर्म, ठीक। अच्छा, सम ऑफ ऑड टर्म्स का स्क्वायर की बात हो रही है क्या? हाँ। माइनस में सम ऑफ इवन टर्म के स्क्वायर की बात हो रही है क्या? हाँ। तो सम ऑफ इवन टर्म्स, ठीक है, ये हो गया आपको स्क्वायर। अच्छा, एक लास्ट बात कर लेते हैं कि अगर मान जाओ कल को सर डिग्री n दिया है तो ठीक है, अगर कल को किसी ने डिग्री में सेम टू सेम ऐसे ही कहानी दी, लेकिन उसने डिग्री को ट्वाइस कर दिया, मान जाओ a प्लस एक्स की पावर 2n, और बीच में प्लस माइनस कुछ भी रखा, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ा, a माइनस एक्स की पावर इधर भी 2n कर दिया, क्योंकि डिग्री में कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब यहां पे अगर 2n है तो ठीक है, लेकिन कल को 6 7 8 अगर ऐसा देता है, मतलब नंबर्स देता है, तब तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करूंगा, उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहां पे अगर देखो तो ये लिखा है a प्लस एक्स की पावर n को मैंने a प्लस बी बोला था, a प्लस एक्स की पावर 2n को a प्लस बी नहीं बोला था, तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सोच गया, क्योंकि a प्लस एक्स की पावर n तक तो a प्लस बी है, लेकिन स्क्वायर एक रह गया। ओके, प्लस में यहां पे बात करूंगा तो ये है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर किसी बच्चे ने इसको खोला तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके, और इधर से अगर खोला तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब बच्चे को दिखा कि सर यहां से क्यों ना आप मेरे को अगर यहां से समझा पाओगे, तो मुझे जहां तक दिख रहा है 2ab से, ओके, 2ab से 2ab डिलीट हो रहा है। ओके, 2ab ने 2ab को मार दिया। आंसर में मेरे पास फाइनली आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। अब आपको पता ही होगा ए स्क्वायर मतलब सम ऑफ ऑड टर्म और बी स्क्वायर मतलब even। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब आइए अब क्वेश्चन से देखेंगे। अब क्वेश्चन सिखाएगा मेरे को। अब जैसे ही मैंने यहां पे इस क्वेश्चन को देखा, √2 प्लस में 1, क्या टर्म्स दोनों में सेम है? टर्म्स की वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही है, नहीं सर। ऊपर वाली डिग्री भी सेम है क्या? हाँ। तो मैं बोलूंगा ये जरूर a प्लस बी है, ये a प्लस बी है। एग्जाम में बैठ के मैं ऐसे ही लिखूंगा, अगर √2 प्लस 1 की पावर 6 और √2 माइनस 1 की पावर 6, मैं टर्म्स अंदर के नहीं बदले, ऊपर की डिग्री नहीं बदले, और प्लस माइनस बीच में करके दे दिया, तो ये नहीं कि आप इसको पूरा एक्सपेंड करो, इसको पूरा एक्सपेंड करो फिर प्लस करो, हालांकि वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन ये आपको तरीका है, और तरीके से तो आपको सॉल्व करना है ना कॉम्पिटेटिव पेपर में। ज्यादा टाइम ले लोगे तो फिर क्या ही फायदा पढ़ के। ओके, प्लस में यहां पे बात करूं तो ये लिखा है आपको a माइनस बी। ओके, अब किसी बच्चे ने अगर जोड़ा इसको तो a से a ट्वाइस से हो जाएगा और b भी खत्म हो जाएगा, तो ये 2a हो गया, यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा। ओके, b से b खत्म हो गया। अब 2a के आते ही बच्चा क्या समझेगा कि सर ये लिखा है ट्वाइस ऑफ a, मतलब होता है ऑड टर्म्स का सम। ओके, ऑड टर्म्स का सम लिखा है सर ये। ओके, अब मेरे को जल्दी से ऑड टर्म्स को ढूंढना चाहिए। अब √2 प्लस 1 की पावर 6 में मेरे को ऑड टर्म्स कैसे मिलेगा? ऑड टर्म्स मतलब T1, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, T1 प्लस में T2 को लू क्या सर? नहीं, वो तो इवन टर्म है। T3 को लू, हाँ बिल्कुल। T5 को लू, हाँ। T7 को लू, ऐसा दौड़ते दौड़ते कहां तक जाऊं? मैं बोलूंगा अगर 6 डिग्री तुमने देखा तो पता चल गया होगा कि 7 टर्म्स ही होंगे, तो T7 के बाद T9 लिखना बेवकूफी होगा, क्योंकि 9th टर्म तो है ही नहीं। डिग्री देख के आप तो बता दोगे ना कि कितने टर्म है। तो अगर डिग्री 6 है, सामने वाला 6 दिया, थोड़ा कम ही नंबर दिया, अगर ज्यादा देता तो आपको ज्यादा परेशान करता। अगर 6 है तो मतलब 7 तक जाके रुक जाना। 9 लिखे तो बेवकूफी होगा, क्योंकि सामने वाला फिर हंसेगा आपके ऊपर, वो बोलेगा मैंने दिया था 6, तुमने पढ़ा 7 टर्म, तो फिर 9 टर्म कहां से आ गया? ठीक है, अच्छा। अब जल्दी से मेरे को T1 की वैल्यू सोच के बताओ जल्दी। अब ये तो कुछ, अब ये तो बच्चों का खेल हो गया ना, जिन्हें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया,
कि T1 की वैल्यू अगर वो नहीं सोच पा रहे, R की वैल्यू बोलो 6C0। ओके, अच्छा, a की पावर n माइनस आर, x की पावर r। अब x चूंकि मेरा 1 है तो मैं 1 को बार बार लिखूंगा नहीं, a की पावर n मतलब √2 की पावर बोलो, दोनों को घटा के डिग्री लेगा मतलब 6। ओके, T3 पे खड़े हो, डायरेक्ट बोलो T3 6C, r की वैल्यू बोलो 2, 3 के लिए r की वैल्यू 2 ना। अच्छा, और √2 की डिग्री बोलो, दोनों को घटा के मतलब 4, प्लस में T5 बोलो, T5 के लिए 6C4, r की वैल्यू सोचते जाओ, ठीक है। और √2 की डिग्री, √2 कौन है मेरा पहला टर्म, और पहले टर्म को दोनों को घटा के डिग्री मिलता है, तो दोनों को घटा के डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ओके, प्लस में T7 बोलो 6C 6, क्योंकि T7 के लिए r की वैल्यू 6 हो जाएगी, और √2 की डिग्री अगर कोई बच्चा सोच पाएगा तो दोनों को घटा के मतलब 0 मिलेगी। तो इन सबको आपको ऐड करना है, सबको ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 6C0 की वैल्यू आपको पता है 6 है, 6C2 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन में 2 फैक्टोरियल में 2, ठीक है। तो ये सब की वैल्यू आप निकालोगे, ऐड करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट पे मूव करूं, अगला अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है tan 3π/8 की पावर 7 दी हुई है, और यहां पे दिया हुआ आपको -cot 3π/8 की पावर 7, ठीक है। तो अब जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है कि tan 3π/8 की वैल्यू क्या होती है, √2 प्लस में 1। ओके, तो उसने लिखा √2 प्लस में 1, जिसको पता है, और जिसको नहीं पता वो यहीं से फिर क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएगा। तो tan में भी कुछ वैल्यूज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। tan 3π/8 भी उसमें से एक है, √2 प्लस 1 की पावर 7। नहीं तो कई बार एग्जाम अगर आपको ज्यादा इजी करना चाहा ना, तो tan 3π/8 की वैल्यू बगल में दे भी देगा कि हाँ लो भैया tan 3π/8 की वैल्यू √2 प्लस में 1। लेकिन अगर आसान नहीं हुआ तो फिर वो आपके ऊपर छोड़ देगा कि आपको क्या आता है कि नहीं आता tan 3π/8। तो फॉर योर सेफर साइड, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यूज है जो आपको याद होना चाहिए। ओके, अच्छा, प्लस में अगर देखो tan की ये वैल्यूज होती है तो cot 3π/8 अपन निकाल सकते। cot 3π/8 क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। अच्छा, एक तो माइनस को मैं बाहर कर दूं, ठीक है, ये माइनस को मैं बाहर कर दूं। अब इसकी वैल्यू बताओ cot 3π/8 की कैसे निकालूंगा सर, tan 3π/8 का उल्टा होगा, मैंने √2 प्लस में 1 नीचे हो जाएगा। हाँ, अब अगर कोई बच्चा इसको रेशनलाइज करेगा तो √2 माइनस में 1, √2 माइनस में 1 लिखेगा। हाँ, और ऊपर अगर आप देखोगे तो √2 माइनस में 1 नजर आएगा। ओके, यहां आपको a प्लस बी और a माइनस बी की फील आते ही a स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, और b स्क्वायर मतलब -1, मतलब तो सर ये √2 माइनस 1 लिखा हुआ है। ओके, तो cot 3π/8 की ये वैल्यू है। ओके, cot 3π/8 मैंने निकाल लिया √2 माइनस 1, तो ये मेरे लिए लिखा है √2 माइनस 1 की पावर 7। ओके, अब जैसे ही बच्चे ने देखा कि अंदर के टर्म सेम है, ऊपर की डिग्री सेम है, तो इसको बोलेगा वो a प्लस बी। ओके, और फिर इसको बोलेगा वो a माइनस बी। अच्छा, ब्रैकेट जरूर लगाएगा क्योंकि यहां पे माइनस है, तो ब्रैकेट जरूर लगाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसको देख के ही वो उसको नजर आ जाएगा कि a से a मर गया, a के आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो a से a खत्म हो गया, और मेरे पास रह गया b, और ये माइनस ऑफ b ट्वाइस ऑफ b। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा ट्वाइस ऑफ b, और फिर मैं b को समझूंगा कि b मतलब, एग्जाम में बैठ के भूल गया, a मतलब ऑड टर्म्स, a से अ मतलब ऑड टर्म्स, तो b से इवन टर्म्स, मतलब ये लिखा है ट्वाइस ऑफ इवन टर्म्स, ठीक है। अब जल्दी से इवन टर्म्स लिख दूं, इवन टर्म्स मतलब, जल्दी से बताओ, इवन टर्म्स मतलब डिग्री अगर 7 है तो इवन टर्म्स मतलब सर T2 प्लस में T4 प्लस में T6, कहां तक गाड़ी रोकू बताओ, T8 तक जाऊं कि नहीं जाऊं, सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल जाओ सर। क्यों, क्योंकि साइड में यहीं पे लिख देना कि अगर डिग्री 7 है तो 8 टर्म दुनिया में खुलेंगे, 8 टर्म्स, तो T8 तक तो जा ही सकता हूं, T10 तक नहीं जाऊंगा, वो बेवकूफी होगा, ठीक है। तो T2 आप निकाल लोगे, T4 अभी अभी ये सब करके आ रहे हैं, तो ये तो आपको आ ही जाएगा। T2 कैसे निकलेगा, NC1, ठीक है, 7C1, और a की पावर, a कौन है √2, तो a की पावर n माइनस, और अभी ये कर ही क्या रहे हैं, √2 प्लस 1 ही वाला करके आ रहे हैं, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए था आपको। ओके, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ, अब बच्चे को देख कर ही पता चल गया सर टर्म सेम है, देखो ना दोनों में, बस डर रहा हो ना, दिख रहा है थोड़ा, लेकिन यहां भी a प्लस बी और यहां भी a माइनस बी है, उसको दिख गया। लेकिन अब की बारी क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट डिग्री पूछा है, तो आपको सॉल्व करके ही दिखाऊंगा इस बार। ओके, तो कितने लोगों को नजर आ गया कि ये लिखा है a प्लस बी, और फिर बीच में कहीं प्लस है और a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है सर तो a प्लस बी और प्लस में a प्लस में b कितना हो गया, a माइनस में b 2a हो गया, ट्वाइस ऑफ a। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्वाइस ऑफ a। अब a नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखूंगा सम ऑफ ऑड टर्म्स। सम ऑफ ऑड टर्म्स मतलब अगर 5 n की वैल्यू है 5,
तो टोटल 6 टर्म मेरे को खुलेंगे, और अगर 6 टर्म खुलेंगे तो पहला ऑड टर्म T1 होगा, फिर T3 होगा, फिर T5 होगा, T7 तक मैं भूल के भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा फिर मैं T1 जैसे ही लिखूंगा ना, T1 की वैल्यू अब मैं सोचूंगा NC0 और N की वैल्यू 5 है तो 5C0। ओके, A कौन है मेरा? A है X। ठीक है, तो A की पावर N माइनस आर मतलब X की पावर दोनों को घटा के मिलेगा 5, और कहीं ना कहीं रूट में एक्स क्यूब प्लस में 1 यहां पे लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस में 1 की डिग्री नीचे वाला मिलेगा 0। तो यहां पे 1/2 डिग्री है तो यहां पे 0 से क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। प्लस में T3 की वैल्यू सोचते हैं, T3 की वैल्यू बोलो 5C2 लिख दूं। हाँ, A की वैल्यू मतलब A x है तो दोनों को घटा के डिग्री मिलेगा 3। ठीक है, अच्छा और दूसरा मेरा कौन है? एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1 की डिग्री नीचे वाला मिलेगा 2, और ऑलरेडी 1/2 है तो कहीं डिग्री 1 हो जाएगा। अरे ऑलरेडी इसकी डिग्री 1/2 है और इसको मिलना है 2 डिग्री, तो 1/2 और 2 कहीं कैंसिल होके 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस में लास्ट वाला कौन है? T5। T5 मतलब 5C, बोलो बोलो जल्दी जल्दी सोच के बोलो, 4। 5 के लिए R की वैल्यू 4। ओके, अच्छा और पहले को डिग्री मिलना है दोनों को घटा के मतलब 1 डिग्री मिला, और एक्स क्यूब प्लस 1 की ऑलरेडी हाफ डिग्री है, और हाफ डिग्री होने के साथ साथ उसको डिग्री मिलनी है 4, और ऑलरेडी हाफ डिग्री है मतलब 4/2 मतलब स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से हाईएस्ट डिग्री क्या है? सोच के बताओ, सोच के मजा आएगा। क्या ये तो खत्म हो गया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 0 डिग्री होने से खत्म ही हो गया। यहां से एक्स की हाईएस्ट डिग्री आई 5। ओके, अच्छा यहां से एक्स की हाईएस्ट डिग्री उस दिन आएगी जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो कहीं एक्स की पावर 9 दुनिया को दिखेगा। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स की डिग्री 6 दिखेगा ना, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाता है, तो एक्स की डिग्री 6 दिखेगा। ओके, अरे 3 और 3 ऐड हो जाता है ना, तो एक्स की डिग्री यहां से 6 दिखेगा। ओके, अच्छा यहां से सोचो कितने लोगों को समझ में आया कि एक्स है लेकिन ये एक्स क्यूब नहीं है। जिस दिन स्क्वायर खुलेगा ये एक्स की पावर 6 है, 3 और 2 की मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर खुलेगा तो 3 2 जा 6 होगा, यहां पे ऐड नहीं होता। जब एक्स क्यूब की एक और डिग्री 2 हो तो डिग्री डिग्री मल्टीप्लाई होता है, लेकिन बेस सेम हो तो डिग्री ऐड होता है। जैसे यहां पे बेस सेम है एक्स, तो दोनों की डिग्री ऐड हो जाएगी। ये एक्स क्यूब का स्क्वायर है तो एक्स की पावर 6 है। ठीक है, अच्छा और यहां पे देखो तो ये एक्स की पावर एक्चुअल में लिखा है, यहां से 6 आया, 3 2 जा 6 और एक एक्स से मल्टीप्लाई होकर 7, तो जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो 7 है। आंसर इज 7। ओके, तो पता करना था एक्स की कौन सी डिग्री हाईएस्ट है, क्या है हाईएस्ट डिग्री, तो 7 है। ओके, अब आइए थोड़े से इंटरेस्टिंग फेज में आते हैं। एक्चुअल में कोफिशिएंट आपको परेशान करेगा ही करेगा। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कोफिशिएंट बेसिस ही आते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन ने बहुत सिंपल वाला किया जिसमें मैंने आपको बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्या समझाया कि कोफिशिएंट बेसिस में कुछ नहीं करना, एक्स की ओवरऑल डिग्री को पकड़ो। अब एक्स की ओवरऑल डिग्री आपके हाथ में है और सामने बैठा हुआ इंसान उसका कोफिशिएंट है, बगल में बैठा है। ठीक है, अब उस बगल वाले को क्या नाम पड़ेगा ये आपके ऊपर है। अगर आप एक्स की डिग्री 2 करते हो तो एक्स की डिग्री 2 का वो कोफिशिएंट कहलाएगा, और अगर आप उसकी डिग्री 3 करते हो तो 3 का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो आपके हाथ में, आपको पकड़ना है एक्स की ओवरऑल डिग्री। ठीक है, फाइनल मेरा मेन कोफिशिएंट के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक्स की ओवरऑल डिग्री पकड़ना है। तो सर ओवरऑल डिग्री पकड़ना मतलब क्या, ये फैले हुए होंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ओवरऑल डिग्री लेकर आना है। ठीक है, ये एक्स की डिग्री आपको कहीं इधर उधर फैली होगी। ठीक है, उन सारी डिग्रियों को समेटना पड़ेगा आपको, और समेट के इकट्ठा करना पड़ेगा। यही आपका काम होगा कोफिशिएंट बेसिस क्वेश्चन में कि भैया एक्स की डिग्री, एक मिनट ये कौन सा सर्कल खुल गया शायद। ओके, एक्स की डिग्री फैली होगी और मेरे को उसको समेट के इकट्ठा करके एक जगह लाना है। अब बच्चे को परेशानी यहां पे इस बात की आ गई कि सर यहां पे 2-2 लोग प्रेजेंट है। एक ब्रैकेट था तो मैं खेल लेता था आसानी से अभी तक, अगर 2 ब्रैकेट आ गया तो कैसे खेलूंगा? दोनों के लिए जनरल टर्म भी अलग होगा। हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए जनरल टर्म अलग होगा, तो मैं दोनों का जनरल टर्म लिखूंगा क्या? हाँ, और मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 मांग रहा है मेरे से, तो मैं जो मेरा एक्स का ओवरऑल डिग्री आएगा मैं उसको बोलूंगा कि 4 बन जा जल्दी से। तो ओके, तो सुनना कहानी में इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसकी जनरल टर्म मांगोगे तो जल्दी से इसकी जनरल टर्म सोचो। एनसीआर मतलब 4C। अब सुनो 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 जल्दी से, अगर यहां पे एक ब्रैकेट है और यहां पे भी एक एक्सपेंशन है, तो अगर आप आर लिखोगे तो दूसरे को कुछ और लिखना पड़ेगा।
तो मैं बोलता हूं बेटर है, इसीलिए नाम भी दे दिया कि आप इसको R1 बोलो, तभी तो आप इसके वाले R को R2 बोल पाओगे, क्योंकि दो दो आपके सामने पड़ा है। तो अगर इसको R बोलोगे तो उसको P बोलना पड़ेगा, तो P से बच्चे को फील नहीं आएगा, तो क्यों ना इसको R1 बोलो और उसको R2 बोलो, क्योंकि R से फील आएगा अपने को, NCR। ठीक है, अच्छा पहले वाले को नहीं लिखता हूं क्योंकि पहला वाला 1 है तो मेरे किसी काम का नहीं है, दूसरा वाला मेरे काम का है, तो दूसरा वाला डिग्री नीचे वाला लेता है, तो R1। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, सोच के बताओ। अच्छा, ये लिखना मतलब ये लिखना है, ये अपने आप में 4C R1 इंटू एक्स की पावर R1 है। अच्छा, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और इसका मतलब मैं समझता हूं कोफिशिएंट बेसिस क्वेश्चन में जनरल टर्म मतलब 5C R2। रटना मना है, बिल्कुल याद नहीं करना ये सब चीजें, फील लेना और समझना है। बस जो मेरा एक डायलॉग होता है ना उसी को याद कर लेना है, वो बस आप याद कर सकते हो। कोफिशिएंट बेसिस क्वेश्चन में भैया एक्स की ओवरऑल डिग्री पकड़ना है, अब एक्स की डिग्री आपको जनरल टर्म से मिलेगा ना, तो जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पे बात करोगे एक्स, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो कितने लोगों को समझ में आएगा सर यहां 2R2 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप एक्स की ओवरऑल डिग्री बताओ, तो कॉफिशिएंट लोगों को बगल में सामने बिठाओ, एक्स को पीछे भगाओ। तो अगर आप कॉफिशिएंट को देखोगे, कॉफिशिएंट भैया जल्दी आ गया, तो 4C R1 बोलेगा मैं भी कॉफिशिएंट हूं, 5C R2 बोलेगा मैं भी कॉफिशिएंट हूं, तो चलो भैया तुम दोनों आगे बैठो। इनको मैंने आगे बिठा दिया, ठीक है, और एक्स को पकड़ा और बोला कि बताओ ओवरऑल डिग्री, जल्दी बता जल्दी। तो इसने बोला मेरी डिग्री R1 है, ओके, और मेरी डिग्री 2R2 है, और बेस सेम होता है तो डिग्रियों को ऐड कर देते हैं, तो इसलिए प्लस में 2R2 लिखना। तो x की डिग्री सर R1 प्लस 2R2 है, और सामने वाला बोल रहा है मेरे को 4 डिग्री दो, वो पसंद है आज के दिन। तो मैं एक काम करूंगा, क्या काम करूंगा, मैं इधर चल के बोलूंगा कि मेरे को कहीं ना कहीं R1 प्लस में 2R2 4 चाहिए, R1 प्लस 2R2 4 चाहिए। जिस दिन मेरा R1 प्लस 2R2 4 बनेगा, मैं बोल दूंगा x की पावर 4 का कोफिशिएंट ये है, तो मेरे को R1 प्लस R2 4 चाहिए। अब जिंदगी में कोई R1 प्लस R2 में R1 और R2 की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि दो इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल चाहिए होता है, या बचपन से पढ़ के आ रहे हो कि R1 प्लस R2 की एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन लाओगे तभी तो R1 और R2 पता कर पाओगे। हाँ, तो दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं सर, नहीं ला सकता, कोई चांस ही नहीं है, कहां से लेकर आऊंगा दूसरा इक्वेशन। तो फिर यहां क्या दिमाग लगाते हैं, जहां अपन थोड़ा सा देर के लिए ये सोचते हैं कि R1 की वैल्यू इसको देख के जब भी रहेगी 4 से छोटी रहेगी। सोच लो, दिमाग लगाते हैं, R1 की वैल्यू जब भी रहेगी 4 से छोटी रहेगी। अच्छा, R2 की वैल्यू जब भी रहेगी 5 से छोटी रहेगी। हाँ, और एक बात तो मेरे को बिल्कुल पता है कि R1 और R2 की वैल्यू नॉन इंटीजर तो चलेगी नहीं, जब होगी इंटीजर ही होगी। क्या आपको यह भी बात पता है कि R1 और R2 नॉन इंटीजर नहीं चलेंगे? तो लिमिटेड सोचना है, R1 4 से कम में रहेगा, R2 5 से 5 से कम में रहेगा, और दोनों इंटीजर सोचना है। तो सोचो ना, R1 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब एक बच्चा बोला सर अगर n की वैल्यू 100 देख गया तो, तब तो मैं सोचते रह जाऊंगा 1 2 3। तो मैं आपको बोल दूं, देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है ना, जिससे बच्चे को मारना नहीं होता, बच्चे का दिमाग चेक करना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, और बनाएगा भी तो एक और खेल इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को भी तो फॉलो करना है। R1 और R2 की वैल्यू में 4 से कम सोच सकता हूं, और R2 की वैल्यू में 5 से कम सोच सकता हूं, लेकिन कुछ इस प्रकार से सोचूंगा कि इस इक्वेशन को फिट बैठ जाए, क्योंकि R1 प्लस 2R2 मेरे को 4 चाहिए। कहां नहीं पकड़ पा रहे हो? और इंटीजर में ही सोचना है, तो R2 सोचो 1 2 3 4 हो सकता है, 5 से छोटा ही होगा, 5 भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू भी चलेगा। ओके, अच्छा, तो लिमिटेड ही तो सोचना है सर, कोई बड़ा बात थोड़ी है सोच पाना, तो क्यों ना मैं सोच ही लो। तो इसीलिए बोला जाता है कि फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R1 and R2, okay, by seeing the सिचुएशन को देख के R1 और R2 की पॉसिबल वैल्यूज को सोच लो, यही आपका काम होगा। तो आइए इस साइड आके अपन कहीं R1 और R2 की पॉसिबल वैल्यूज ढूंढते हैं, ठीक है, वो भी आपको सिखाता हूं। R1 और R2 की पॉसिबल वैल्यूज कैसे ढूंढेंगे, टेबल बनाना तैयार कर दो, ये लो R1, ये लो R2, ओके, टेबल मैंने बना दिया। ओके,
अब R1 की वैल्यू सबसे पहले भैया यही छोटा है तो छोटे वाले को ही पकड़ते हैं, 4 से कम में देगा तो R1 की वैल्यू सबसे पहले 1 रख के चेक करते हैं। अब ऐसे बार बार रख के चेक नहीं करना, आपको डायरेक्ट इक्वेशन में रखना है। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इसलिए टेबल बना रहा हूं, दिखा रहा हूं। आप तो ऐसे ही खट से सोचोगे R1 की वैल्यू 1 तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 रखते ही 4 - 3, 3/2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब सोचो R2 क्या होगा, 3/2। R1 के 1 होने से R1 1 चलेगा, लेकिन R1 और R2 इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि आप R1 को 1 रखते हो और R2 फिर 3/2 पे कैसे खुश हो पाएगा, नहीं खुश हो पाएगा ना, क्योंकि R1 की जगह 1 रखा तो 4 - 1 3 और फिर 2 डिवाइड होगा 3/2, तो ये मना करेगा। ये बोलेगा ऐसी वैल्यूज नहीं लेके आओ, ऐसी वैल्यूज लेके आओ जिसपे दोनों जिंदा हो। आप R1 को तो जिंदा कर रहे हो लेकिन R2 को मार दे रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। दोनों भाई हैं, दोनों को साथ साथ चलना है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अब सर अगली वैल्यूज मैंने बोला ना R1 से सोचना है, क्योंकि R1 4 से कम ही में, इसकी 1 2 3 ही वैल्यूज में सोच सकता हूं, ठीक है। R1 5 में सोच ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि R1 5 हो ही नहीं सकता, तो इसलिए छोटे वाले को पकड़ते हैं, जल्दी सोच पाएंगे, ठीक है। अगर आप R2 पकड़ोगे तो 5 तक सोचना पड़ेगा, 5 तक सोचना पड़ेगा, और R1 पकड़ोगे तो 4 तक ही सोचना पड़ेगा, इसलिए छोटे वाले को पकड़ो। ओके, छोटे वाले पर अटैक करते हैं। पहला अटैक कमजोर पे, छोटे वाले पे, ओके, फिर मजबूत को मारते हैं। अगर R1 की वैल्यू किसी ने 2 रखा तो 4 - 2 2 होता है सर, और 2 से डिवाइड लगने पे 1 होगा, बिल्कुल चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है इसको। R1 भी जिंदा, R2 भी जिंदा, तो ये वैल्यू बिल्कुल हंसते हुए चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी ने R1 की जगह 3 सोचा, क्या क्या सोच सकता है, 4 ही तक सोच सकता है ना, हाँ। तो अगर किसी ने 3 सोचा तो 3 पे 4 - 3, R2 की वैल्यू 1/2 होगी। 1/2 पे ये रोएगा, बोलेगा मना करो, जल्दी से मना करो, मैं यहां पे फंस गया, ठीक है, R2 फंस गया, ठीक है। अच्छा, फिर 4 पे सोचते हैं जल्दी से। अगर 4 रखा तो 4 - 4 0 होता है, R2 0 चलेगा क्या सर, हाँ बिल्कुल दौड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं है। 0 भी हो सकता है, नीचे वाले 0 हो सकता है, ऊपर वाले 0 नहीं होता है। R की वैल्यू 0 चलेगी, ठीक है। अच्छा, ओके, तो मतलब सर वैल्यूज दो ही आए मेरे पास, दो सेट्स ऑफ वैल्यूज आए मेरे पास, 2 और 1 और 4 और 0। तो R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 1 चलेगा, R1 की वैल्यू 4 और 0, तो 2 1 4 0 मेरा सेट बन गया। 2 1 R1 की वैल्यू 2, और उस टाइम R2 की वैल्यू कितनी है, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूं, 2 और 1 और 4 और 0, ठीक है। 2 और 1 और R1 की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू 0, ये ही मेरा सेट तैयार हो पाया। ये वैल्यूज ऑफ, ऐसे सर इतना टाइम में सोचना है क्या, नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए टाइम लग रहा है। आपको तो इक्वेशन देखना है, खटखट सोचना है, और सोचना आपको केवल 1 2 3 4 में ही है, क्योंकि R1 1 2 3 4 ही हो सकता है। ओके, तो अब जो वैल्यूज आई ना मैं इक्वेशन में रख दूंगा। सबसे पहले पहला सेट रखूंगा 2 और 1, तो मेरे पास कोफिशिएंट क्या आया था, 4C_R1, तो 4C_R1 मतलब 4C2 इनटू में, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, 5C_R2, कोफिशिएंट तो मेरा यही है ना, तो 5C_R2, R2 की वैल्यू बोलो 1। अब सर दूसरा सेट लिखने के लिए बीच में प्लस लिखेंगे, ओके, दोनों को ऐड करेंगे। R1 की वैल्यू 4 है, मतलब 4C4 इनटू में 5C_R2 था तो 5C0। अब अगर किसी बच्चे ने 4C2 फाइंड किया तो ऊपर होगा 4 × 3 और नीचे होगा 2, 2 2 6 हो जाएगा, ठीक है, 4C2, और ये 6 × 5 लिखा है, ओके। प्लस में 4C4 1 होता है और 5C0 भी NC0 N होता है, सॉरी 5, ओके, ठीक है। तो यहां से कहीं 6 5 जा 30 प्लस में 5, तो कॉफिशिएंट भैया देखो 35 आ गया। कितना ईजी है ना। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले दोनों का जनरल टर्म निकालेंगे, दोनों के जनरल टर्म में R1 और X की ओवरऑल डिग्री, बस यही यही डायलॉग है, X की ओवरऑल डिग्री पता करो, ओवरऑल डिग्री पता करेंगे, फिर R1 और R2 की पॉसिबल वैल्यूज पता करेंगे बाय सीइंग दी सिचुएशन, या इसको लिख सकते हैं अंडर गिवन कंडीशन, ज्यादा अच्छा होगा। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R1 R2 अंडर गिवन कंडीशन, ठीक है, ये ज्यादा सही होगा लिखना, अंडर गिवन कंडीशन, ठीक है। यानी कि R1 और R2 की कुछ भी वैल्यू सोच रहे हैं, नहीं भैया, गिवन कंडीशन के अंदर रह के ही सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, अगला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही, ठीक है, फिर भी करते हैं इसको। 1 प्लस में x की पावर m दिया है और 1 - x की पावर n दिया, मतलब वही दो ब्रैकेट का खेल है, ठीक है, दो दो एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक। और यहां पे आपको इस एक्सपेंशन को बिल्कुल एक्सपेंड करके दिखा रहा है कि देखो भैया a0 के आगे x नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x का कोफिशिएंट है, आपको समझ जाना है, ठीक है। और a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, ठीक।
और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 है। ओके, मैं आपको x का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस बार दे देता हूं, आप मेरे को डिग्री बता दो। उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। हर बार डिग्री आपके हाथों में होता था और कोफिशिएंट आपसे पूछता था। इस बार खेल पलट दिया, इस बार कोफिशिएंट दे दिया और डिग्री आपसे पूछ दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, जैसा अपन चल रहे हैं वैसा ही चलेंगे। ठीक है, जैसा चल रहे हैं कहने का मतलब कि सबसे पहले इसका जनरल टर्म इसको लिख तो दें। एक्चुअल में ये कैसा दिखेगा, इसके तरीके से तो ये ऐसा दिखा, लेकिन मेरे तरीके से पता है कि ये सर लिखा है MC R1। ठीक है, मैं R1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगला आदमी भी बैठा हुआ है R2 लिखवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए R1 बोल रहा हूं। इसकी कोई औकात नहीं है तो इसको मैं लिखूंगा नहीं। दूसरे वाले को पकड़ता हूं X, ये बोलेगा मेरी डिग्री R1 होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले को नीचे की डिग्री मिलती है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई बाई, अगर इसकी बात करोगे तो ये लिखा है NCR2। ठीक है, दूसरा वाला -x है। ये इंपॉर्टेंट है कि x नहीं है, इस बार -x है। अब एक बच्चे ने बोला सर इसको a+b और a-b नहीं लिख सकते, 1+x और 1-x। मैंने बोला थोड़ा नजर डिग्री पे भी दो, डिग्री सेम नहीं है। आप a+b और a-b भूल के भी नहीं लिखना, क्योंकि डिग्री सेम नहीं है। m और n अलग अलग डिग्री। मैंने क्या बोला था, डिग्री सेम होना चाहिए और टर्म्स भी सेम होना चाहिए, तब जाके आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो -x की पावर R2 ऐसा मैंने लिखा। ओके, चले ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मेरे को पता है कि x का कोफिशिएंट 10 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 है। मतलब जिस दिन मैं एक तो सर सबसे पहले आप कोफिशिएंट के लोगों को सामने करो, MC R1 ओके और NC R2, इसको बोलो कि तुम सामने बैठो। मैंने बिठा दिया इसको सामने। फिर x की डिग्री R1 प्लस R2 बोलो और माइनस को भी सामने कर दो। लेकिन एक मिनट, माइनस को सामने नहीं करो, -1 की डिग्री R2 को सामने करो, क्योंकि कल को R2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा मेरे को कैसे पता। तो -1 की डिग्री R2 को सामने करो, क्योंकि यहां पे -x बने, -1 की डिग्री R2 है। अब मैं अगर 1 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -1 है तो R2 की डिग्री पे डिपेंड करेगा ना कि R2 कैसा है। अगर वो कल को इवन बना तो -1 +1 बन जाएगा। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको थोड़ा इक्वल टू को इधर लिख देते ताकि आपको दिखे। तो अब जाके बच्चे को समझ में आया कि सर R1 और R2 की वैल्यू जिस दिन 1 होगी, कोफिशिएंट की वैल्यू 10 होगी, और R1 और R2 की जिस दिन वैल्यू 2 भी होगी ना, उस दिन भी कोफिशिएंट की वैल्यू 10 होगी। तो मेरे पास सामने वाला R1 प्लस R2 की वैल्यू दे के बैठा है। वो बोल रहा है कि अगर आपने R1 प्लस R2 की वैल्यू 1 रखा, अगर एक्चुअल मायने में आपको पता है कि R1 और R2 क्या है, डिग्री है। ठीक है, अब जितनी डिग्री बनाऊंगा सामने वाला उतनी डिग्री का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो अगर R1 प्लस R2 को मैंने 1 बनाया और अगर मैंने R1 प्लस R2 को 2 भी बनाया, ठीक है, R1 प्लस R2 को मैंने 2 भी बनाया, ठीक है, तब भी मेरा कोफिशिएंट 10 है और इस केस में भी कोफिशिएंट 10 है। तो कोफिशिएंट है क्या? अगर R1 प्लस R2 1 है तो कोफिशिएंट है क्या? अच्छा, R1 और R2 की पॉसिबल वैल्यूज भी पता करना पड़ेगा आपको। ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि R1 प्लस R2 अगर 1 है तो पॉसिबल वैल्यूज भी पता करोगे तभी तो कोफिशिएंट लिख पाओगे। ठीक है, ये तो R1 और R2 में इक्वेशन आ गया आपको कि लो R1 प्लस R2 1 है और R1 प्लस, अब एक बच्चे ने बोला सर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके अपन R1 और R2 की पॉसिबल वैल्यूज नहीं पता कर सकते। नहीं, दोनों खेल अलग है, समझ पा रहे हो? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1 अलग बात है, R1 प्लस R2 ये कोफिशिएंट, ये डिग्री है। ठीक है, अब R1 और R2 ओके, तो अगर R1 और R2 की वैल्यू 1 है तो आपको पता चल गया होगा कि देखो भैया दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं कि R1 अगर कल को 0 है, ठीक है, तो अगर R1 0 है तो R2 क्या होगा? सोच के बताओ। R1 के 0 होने से R2 1 बिल्कुल चलेगा। ओके, अच्छा, अगर कल को R1 1 है तो R2 क्या है? R2 मेरा 0 है। अब इसके अलावा R1 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 में R2 कम से कम 0 होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो R1 अगर 2 हुआ तो सामने वाला बोलेगा मैं तो 1 ही रखता हूं, 2 प्लस में 0 कैसे आप 1 ला पाओगे? तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों रखते हो तो देखो -1 की पावर आप सबसे पहले क्या रखोगे? R2 मतलब एक, अगर इस केस को आप देखोगे, इस वाले केस को देखोगे, पहले वाले केस को, तो -1 की डिग्री 1 है। ठीक है, अच्छा, MC R1 मतलब MC R1 की वैल्यू मैं पहला सेट उठा रहा हूं, ये पहला सेट उठा रहा हूं 0, ठीक है, इनटू में NC R2 की वैल्यू बोलो 1, ओके, R2 की वैल्यू 1, ओके, इज इक्वल टू, अब कोफिशिएंट किसके बराबर है? 10 के बराबर है, क्योंकि आप R1 प्लस R2 मैंने x का कोफिशिएंट 1 ढूंढ रहे हो और x का कोफिशिएंट 1 मैंने 10 है। A1 और A2 है कौन? x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट।
तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने x का कोफिशिएंट पे r1 और r2 की पॉसिबल वैल्यूज पता किया ताकि मैं कोफिशिएंट लिख पाऊं कि एक्चुअल में कोफिशिएंट है क्या। ठीक है, तो ये है कोफिशिएंट -1 की पावर 1 mc0 इंटू nc1 और इसको होना है 10 के बराबर। तो ये देखो m और n में पहला इक्वेशन मिल गया, -1 की 1 डिग्री माइनस होगा। ठीक है, mc0 की वैल्यू m होगा, nc0 n होता है। ओके, इंटू nc1 क्या होगा सोच के बताओ, nc1 कितना होता है n। ठीक है, इज इक्वल टू 10। बीच में एक मिनट सॉरी दो गलती कर दिया। एक तो mc0 को चलो वैल्यू तो गलत लिया, ठीक है, लेकिन दूसरा सेट तो रखे ही नहीं सर। दूसरा सेट कौन रखेगा? एक तो इस सेट पे ये कोफिशिएंट आया, पहले सेट पे ये कोफिशिएंट आया, दूसरा सेट भी तो रखवाएगा। और दूसरा सेट में r1 की वैल्यू 1 है, तो -1 की डिग्री r2 तो 0 होने से तो खत्म ही हो जाएगा। mc बोलो r1 की वैल्यू 1 इनटू में nc r2 बोलो r2 की वैल्यू 0। ओके, इज इक्वल टू 10। अब बोलो, अब यहां से देखो -1 की डिग्री 1 तो -1 हो गया। ओके, mc0 अगर भूल भी गए एग्जाम में तो सोचो m में से कुछ नहीं सेलेक्ट करने का, तो एक ही तरीका होगा, अपन गए चुपचाप सारी चीजों को देखे और वापस चले आए। तो mc0 की वैल्यू 1। ओके, तो यहां से हो गया -1 और nc1, n में से एक चीजों को चुनना है कि n तरीके होंगे, तो -n। ओके, प्लस में पैरेलली अगर यहां पे देखोगे तो mc1 m हो जाएगा और nc0 आपको 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 10। ये देखो m और n में पहला इक्वेशन आ गया। क्या आप दूसरा इक्वेशन पता कर लोगे? सेम टू सेम ऐसे r1 और r2 की पॉसिबल वैल्यूज पता कर पाओगे। क्यों पॉसिबल वैल्यूज अपन पता करें? ताकि कोफिशिएंट लिख पाए। अगर आप इसमें बात करोगे तो कोफिशिएंट क्या है, जल्दी से बताओ। कोफिशिएंट है -1 की पावर r2 mc r1 इंटू nc r2, ये है कोफिशिएंट। ओके, ये कोफिशिएंट है। अब इसको अगर आप x का कोफिशिएंट बनाना चाहते हो तो r1 प्लस r2 को 1 करो। अगर आप इसको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना चाह रहे हो तो r1 प्लस r2 को 2 करो। अब r1 प्लस r2 जिस दिन 1 होगा, पॉसिबल वैल्यूज r1 और r2 के दो सेट बनेंगे और वो रखते जाएंगे, कोफिशिएंट बनता जाएगा। और इस कोफिशिएंट की वैल्यू सामने वाला 10 दे रखा है, मेरे को 10 को इक्वेट करना चाहिए। इसकी पॉसिबल वैल्यूज मैं आपको केवल बता देता हूं। r1 और r2 की पॉसिबल वैल्यूज इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो अगर r1 को मैंने 0 रखा, ठीक है, तो r2 की वैल्यू हंसते हंसते 2 हो जाएगा, चलेगा बिल्कुल। अगर मैंने r1 की जगह 1 रखा तो r2 की वैल्यू 1 रखने पे देखो r2 की वैल्यू बोलो 1 हो जाएगा। अगर मैंने r1 को 2 रखा तो r2 की वैल्यू 0 हो जाएगा। 3 पॉसिबल वैल्यूज आएगा, तो भैया 3 कोफिशिएंट बनेंगे, तीनों को ऐड करके 10 के बराबर करना। दोनों इक्वेशन को जोड़ घटा के mn की वैल्यू कमेंट सेक्शन बता देना। इसके आगे नहीं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने आप में कोफिशिएंट बेसिस नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। कितने लोगों को समझ में आया कि ये जो देख के पता चला ना मेरे को, सर ऐसा फील आया कि किसी ने फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r में से फैक्टोरियल n हटा दिया है। सब कुछ है भाई के पास, 1 फैक्टोरियल है बिल्कुल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल दिख रहा है बच्चे को, लेकिन ऊपर का n फैक्टोरियल गायब है। तो क्यों ना n फैक्टोरियल अगर गायब है तो वो अपने घर से लगा दे। अगर उसने फैक्टोरियल n अपने घर से लगाया तो फैक्टोरियल n सब में मल्टीप्लाई हो गया, मतलब यहां पे दिखा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, प्लस में यहां पे देखो तो फैक्टोरियल यहां पे भी n आ गया, यहां पे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3। ओके, ऐसे ही करते हुए सब में यहां पे बात करो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5, ठीक है। लेकिन एक मिनट सर, अगर मैंने फैक्टोरियल n की मल्टीप्लाई अपने घर से की तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n करके बैलेंस नहीं करूंगा? हाँ बिल्कुल। और अगर ऐसा करूंगा तो सर ये जो लिखा हुआ ये लिखा है nc1, पहुंच गया। अच्छा, ये लिखा है सर nc3, ये लिखा है nc5, और ऐसे ही गाड़ी दौड़ रही है आगे, और 1 अपॉन में फैक्टोरियल n तो मेरा नीचे है ही। अब कितने लोगों को पता चल गया सर ये सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट लिखा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला बच्चा सोच रहा है, याद है कि भूल गए? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 2 की पावर n, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट या सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 की पावर n माइनस 1, तो लिखा है 2 की पावर n माइनस 1, और नीचे का फैक्टोरियल n डिवाइड में। तो ऐसा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करा दिया, देख लो, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 पता करना है। अब देखो ये तो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है,
कि डिग्री है 12, तो ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये लिखना मतलब बच्चा समझ गया कि सर अगर कोफिशिएंट का क्वेश्चन है ना तो मेरे को सबसे पहले जनरल टर्म के पीछे भागना चाहिए। तो ये लिखा 12C(r). आर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है। आप देखो इसके ऊपर कुछ डिग्री नहीं है और इसके ऊपर कुछ डिग्री नहीं, तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ी है तो इसका जनरल टर्म थोड़ी लिखा जाएगा, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ी है तो इसका भी जनरल टर्म नहीं लिखा जाएगा। तो जनरल टर्म केवल इसी का लिखा जाएगा। दिखने के 3 ब्रैकेट है, एक्चुअल में मेरे पास सॉल्व करने का एक ही ब्रैकेट है। ठीक है, तो 12C(r). 1 को तो मैं भूल जाऊंगा, दूसरे वाले को पकड़ूंगा t², तो ये बोलेगा भैया नीचे वाला डिग्री दे दो, मतलब r डिग्री दे दो। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर इन दोनों की हो गई मल्टीप्लाई ना, तो सर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 की t⁴ से मल्टीप्लाई t⁴ होता है। ओके, अच्छा। और अगर आपको पता है t⁴ से मल्टीप्लाई तो t⁴ होता है, प्लस में t⁴ और 24 का मल्टीप्लाई t⁴36 होता है। सर ये बच्चे ने पता कर लिया और उसको सामने वाले को t⁴ का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक मिनट अब सुनना। ये है t⁴ यहां पे बैठा हुआ है, ये भी तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना, ये भी तो सब में मल्टीप्लाई होगा। अब सोचो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ t⁴ में तब भी ठीक है, t⁴ में मल्टीप्लाई हुआ तब भी ठीक है, लेकिन t⁴36 मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि t⁴36 में आप t की कम से कम 0 की तो मल्टीप्लाई करोगे और t⁴0 मतलब 1। अगर आप 1 में t⁴36 की मल्टीप्लाई कर दो तो t⁴36 होगा और सामने वाले को t⁴24 तक ही चाहिए, तो ये तो मेरे किसी काम का नहीं है सर। तो मैं काम करूंगा, अगर मैं t² की पावर r की मल्टीप्लाई 1 से सोच रहा हूं, ठीक है, और मेरे को बनाना है t⁴24, तो दिमाग लगा के बताओ r की क्या वैल्यू होगी? सोच के बताओ। बच्चे ने तुरंत बोला सर r की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि अगर आप 12 रखोगे तो 12 इंटू 2 24, t⁴24 में ही तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो t⁴24 होगा, तो r की वैल्यू 12। अगर r की वैल्यू 12 तो कोफिशिएंट बोलो क्या होगा? कोफिशिएंट बोलो जल्दी से क्या होगा? सर कोफिशिएंट तो मेरा 12C(r) बैठा है और वो r का वेट कर रहा है, r का वेट करते करते उसने r का वेट वैल्यू 12 पाया, 12C(r)2 कोफिशिएंट बन गया। अच्छा, फिर अगर मैंने t² की पावर r में मल्टीप्लाई की t⁴24 की और सामने वाले को चाहिए t⁴24, तो r की वैल्यू दिमाग लगा के बताओ क्या होगा? तो 1 बनना पड़ेगा, तब तो t⁴24 में 1 की मल्टीप्लाई t⁴24 देगा, तो r की वैल्यू कहीं 0 होगा। अब r की वैल्यू 0 पाते ही कोफिशिएंट सामने आएगा, बोलेगा अब मैं 12C 0 हूं। ठीक है, अच्छा। ऐसे ही बोलो t² की पावर r, ठीक है, में t⁴12 भी मल्टीप्लाई होकर 24 बना सकता है, t⁴24 बना सकता है। उस दिन जिस दिन r की वैल्यू बच्चा दिमाग लगा के बोलेगा, बोलो क्या होगा? ये 12 है तो इसको भी 12 देना पड़ेगा, 12 देने के चक्कर में r को 6 होना पड़ेगा, तभी तो 6 में 2 की मल्टीप्लाई 12 देगा, और r के 6 आते ही कोफिशिएंट फिर से सामने आ जाएगा, बोलेगा r मिल गया, अब मैं आ सकता हूं दुनिया में, 12C6। ठीक है, अब 3 कोफिशिएंट आ गए, तो तीनों को क्या करते हैं? फाइनल कोफिशिएंट मेरे पास क्या होगा जो सामने वाला मांग रहा है? कोफिशिएंट ऑफ t⁴24 फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास? सर 12C12 भी कोफिशिएंट है, प्लस में 12C0 भी कोफिशिएंट है, प्लस में 12C6 भी कोफिशिएंट है, तो फाइनली मेरे पास 12C12 की वैल्यू बोलो 1। ठीक है, प्लस में 12C0 NC0 कुछ नहीं सेलेक्ट करना 1, प्लस में 12C6 बोलो, 12C6 बच्चा सोच रहा है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 6 तक रुकना, 1 2 3 4 5 7, और नीचे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको कर लोगे क्या? इसको कर लेना, आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन, ऐसा एक्सप्रेशन है, तो इसमें आपको देख के फील नहीं आएगा, अगर मैं इसको एक बार लिखूं ना दोबारा तो शायद आपको कुछ क्लिक कर जाए। 2 + x की पावर n-1 प्लस में 2 + x की पावर n-2 और मल्टीप्लाई में 3 + x, ठीक है, प्लस में 2 + x की पावर n-3, ठीक है, 3 प्लस में x², और ऐसे ही करते सबसे लास्ट में है
3 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन। ओके, अच्छा ये है सर। कितने लोग को देख के ही पता चल गया कि इसमें 2 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन है, वो 1 डिग्री कम हो जा रहा है, और इसमें 3 प्लस एक्स आ जा रहा है, और 3 प्लस एक्स की डिग्री एक एक बढ़ती जा रही है, और 2 प्लस एक्स की एक एक डिग्री कम होती जा रही है। तो इससे क्या फर्क पड़ा सर? इससे मेरे को क्या फर्क पड़ा? तो इससे फर्क ये पड़ा आपको कि आपको पता चल गया कि ये भैया सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, एक एक डिग्री कम है। तो आपको देख के समझ में आ गया ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से एक ही चीज मांगना, देख के आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू मांगने के लिए आपको देख के अगर नहीं पता चल पा रहा है तो भैया इसको और इसको पकड़ के डिवाइड करो ना। 2 प्लस कंजुगेटिव टर्म्स को डिवाइड करना होता है, जिसमें बाद वाला टर्म ऊपर रखना होता है। तो 2 प्लस एक्स एन माइनस टू और 3 प्लस में एक्स, इसकी डिवाइड कर दो आप 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन से। अगर आपने किया तो आपके सामने क्या आएगा? 3 प्लस में एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर n माइनस टू से n माइनस वन खत्म, -1 डिग्री आ जाएगा और -1 डिग्री नीचे आ जाएगा, तो 2 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ r की वैल्यू। अब r की वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो आप इसका सम लिख सकते हो। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ, जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, ये होता है जीपी के सम का फॉर्मूला। अब ए आपको तो देख के पता चल गया 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, तो 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन आपने ए लिखा। ओके, आर आपको अभी अभी पता चला 3 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, आर की पावर एन। अच्छा, एन की वैल्यू सर आप एन क्यों लिख रहे हो? एन की वैल्यू आप एन क्यों लिख रहे हो? चलो ए तो आपने लिख दिया, लेकिन एन की वैल्यू क्या होगा? अब सोचते हैं। एन माइनस वन से 2 प्लस एक्स घटते घटते कितना हो रहा है? 0 तक। इसमें नहीं है, मतलब इसमें 2 प्लस एक्स की 0 डिग्री है। तो n माइनस वन से अगर मैं आपसे पूछूं 0 तक कितने टर्म्स होते हैं, तो n से 0 तक तो सर n प्लस वन टर्म होगा, लेकिन n माइनस वन से 0 तक n टर्म्स ही तो होगा। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? n माइनस वन से 0 तक n टर्म्स ही होगा, क्योंकि n से 0 तक n प्लस वन टर्म होता है। ठीक है, तो n माइनस वन से 0 तक n टर्म्स होगा। ओके, तो इसलिए मैं n की वैल्यू n ही रखता हूं, क्योंकि n की वैल्यू n ही है आज के दिन। माइनस में 1 अपॉन में r माइनस वन, तो r माइनस वन बोलो 3 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स r माइनस वन। अब यहां से जल्दी से कैलकुलेट कर लो, क्या होगा यहां पे, कैलकुलेट जल्दी से करते हैं। कितने लोगों को दिखा कि सर 2 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन, यहां से एलसीएम में 2 प्लस एक्स की पावर n होगा। ठीक है, और यहां से 2 प्लस एक्स की पावर n 2 प्लस एक्स यहां से एलसीएम होगा, तो 2 प्लस एक्स की पावर n को मार के 2 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन बना देगा। अरे यहां पे सोचो, मैं आपको बताता हूं, यहां पे एलसीएम लोगे तो 2 प्लस एक्स की पावर n होगा। ठीक है, देखो देखो जल्दी देखो, 2 प्लस एक्स की पावर n दिख गया आपको, और नीचे 2 प्लस एक्स है। 2 प्लस एक्स ने 2 प्लस एक्स की पावर n को मारा, 2 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन बना दिया, और 2 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन यहां पे बैठा, तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, सब 2 प्लस एक्स तो दुनिया से ही खत्म हो गया। फाइनली मेरे पास जो आएगा वो 3 प्लस एक्स की पावर n यहां से, और अगर आपने एलसीएम लिया तो माइनस वन बन गया 2 प्लस एक्स की पावर n। कोई तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। और नीचे से आपको पता है आपने 2 प्लस एक्स एलसीएम लिया, तो 3 प्लस एक्स तो अपनी जगह बैठा ही बैठा, माइनस वन अपनी जगह 2 प्लस एक्स हो गया। तब तक किसी बच्चे ने अगर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो 3 माइनस टू 1 होता है। एक्स ने एक्स को मार दिया, क्योंकि एक्स के आगे प्लस है और एक्स के आगे माइनस है, तो नीचे तो 1 है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स की पावर n, ओके, माइनस में 2 प्लस एक्स की पावर n, 2 प्लस एक्स की पावर n। तो इसमें आपको किसका कोफिशिएंट ढूंढना है? आपको ढूंढना भी है एक्स की पावर r का कोफिशिएंट। तो जल्दी से इसका जनरल टर्म, नहीं नहीं जनरल टर्म नहीं, जनरल टर्म नहीं, क्यों क्यों क्यों, देखो यहां पे बैठ के जनरल टर्म नहीं, हाँ जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। क्यों जनरल टर्म लिखना पड़ेगा? टर्म सेम नहीं है, डिग्री तो सेम है। मैं ए बी वाला सोच रहा था, ए और बी वाला।
तो लेकिन टर्म सेम नहीं है ना, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ओके, टर्म सेम नहीं है। तो यहां पे क्या करें, एनसीआर, इसका जनरल टर्म बोलो एनसीआर। ओके, अब सर आर क्यों ले रहे हो, R1 R2 क्यों नहीं ले रहे हो? सुनो, अगर एन की वैल्यू सेम होती है ना तो टर्म कुछ भी रहे, एन और आर का वैल्यू नहीं बदलता। अगर एन सेम है तो आर भी सेम ही होगा। ओके, क्योंकि दोनों का एक्सपेंशन तो सेम होगा ना, केवल अंदर की वैल्यू चेंज होगा। एनसीआर वाला तो सेम होगा ना दोनों के लिए। पहला की डिग्री बोलो 3 की डिग्री, दोनों को घटा के मतलब एन माइनस आर, और दूसरे की डिग्री बोलो एक्स की डिग्री नीचे वाला आर माइनस में 2 की डिग्री बोलो, सॉरी यहां पे बोलो एनसीआर, पहला वाला 2 दोनों की डिग्री घटा के लेगा और दूसरा वाला x नीचे वाला डिग्री लेगा r। ओके, कितने लोगों को दिखा कि x की डिग्री r कॉमन ही आ गया और इसी का कोएफिशिएंट चाहिए सामने वाले को। तो अगर x की पावर r कॉमन आ गया तो यहां से आ गया एनसीआर 3 की पावर n माइनस आर माइनस में, और एनसीआर भी कॉमन आ गया। एनसीआर भी हालांकि कॉमन आ ही जा रहा है, ठीक है, एनसीआर भी कॉमन आ जा रहा है, तो एनसीआर को भी कॉमन ही ले लो। अगर कॉमन आ रहा है तो एनसीआर और इंटू एक्स की पावर आर कॉमन आ गया, मेरा रह गया 3 की पावर एन माइनस आर माइनस में 2 की पावर एन माइनस आर। ठीक है, तो कॉफिसेंट के नाम पे आ गया आपको एनसीआर 3 की पावर एन माइनस आर माइनस में 2 की पावर एन माइनस आर। तो कॉफिसेंट मेरा हो गया एनसीआर 3 की पावर एन माइनस आर 2 की पावर एन माइनस आर और x की पावर r मेरा बाहर बैठा। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या? ओके, तो इसके आगे तो अब सॉल्व होगा नहीं, तो ये मेरा हो गया कॉफिसेंट, दिस इज कॉफिसेंट। ओके, तो क्वेश्चन में बस यही इंटरेस्टिंग बात था कि आपको देख के पता करना पड़ेगा कि ये जीपी था, और फिर आपको सम ऑफ जीपी निकालने आना चाहिए। सम ऑफ जीपी ये निकला और लास्ट में आपको ये आ गया, ये एग्जैक्ट ये आ गई, और इसमें मेरे को x की पावर r का कोएफिशिएंट ढूंढना था, तो मैंने दोनों का जनरल टर्म लिखा, क्योंकि कोएफिशिएंट के लिए तो जनरल टर्म ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं डू योर सेल्फ, इसलिए देता हूं क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको सेम टू सेम ये करवा देता हूं, तो वो आपके लिए डू योर सेल्फ बन जाएगा। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अगर 3 टर्म हो, 3 टर्म हो भैया, तो मेरे को तो बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ना है, 2 टर्म में बना सकता हूं, मेरे को बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म पता है। लेकिन इसमें 3 टर्म है, वो आपके लिए, अगर मैं अपने लिए बनाऊं ना इसमें, तो मैं इसको लिखूंगा 2 माइनस एक्स, ओके, प्लस में 3x स्क्वायर की पावर 6। मैंने 2 माइनस एक्स को एक टर्म पकड़ लिया। ओके, अब एक बच्चा पूछेगा सर आपने 2 माइनस एक्स को क्यों एक टर्म पकड़ा? ऐसा भी तो आप कर सकते थे 2 माइनस एक्स प्लस में। तो देखो, लीनियर वाले को एक में रखो, ज्यादा फायदा होगा, और एक्स स्क्वायर वाले को अलग रखो। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप टर्म बनाओगे, तो देखो स्क्वायर वाले को मैं अलग रखता हूं 2x स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी इसकी 2 डिग्री है, और लीनियर वाले को एक टर्म बना देता हूं x माइनस 3, इससे आसान होगा। तो ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हो। ओके, अब इसके ऊपर जनरल टर्म लगाऊंगा मैं। अगर इसके ऊपर जनरल टर्म लगाऊंगा तो ये तो है बाइनोमियल थ्योरम ही, तो अगर जनरल टर्म लिखेगा तो 6c। अब सुनना, मैं अभी आपको R1 ही लिख रहा हूं, अभी आपको पकड़ में आ जाएगा क्यों R1, क्योंकि R2 आने वाला है। ओके, R2 आने वाला है इसीलिए R1, R1 को देख के आपको समझ में आएगा R2 आने वाला है। क्यों, कैसे, अभी देखो। अगर मैंने 6c R1 लिखा तो पहले वाले की डिग्री बोलो 2 माइनस एक्स की, दोनों को घटा के डिग्री मिलती है 6 माइनस R1। हाँ, और दूसरा वाला का डिग्री नीचे वाला होता है, नीचे वाला मतलब R1। ओके ओके ओके, क्यों मैंने बोला R1 लिखो? इसलिए क्योंकि अब ये अपने आप में बाइनोमियल थ्योरम बन गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा, और इसका भी जनरल टर्म होगा, इस पार्टी का भी जनरल टर्म होगा, इसका। ओके, इसका जनरल टर्म लिखो, इसका भी जनरल टर्म लिखो, जीटी लिखो। अब इसके जीटी में भी आर आएगा, और इसके जीटी का आर और इसके जीटी का आर तो सेम नहीं होगा ना, तो इसीलिए अगर आप इसको R1 बोलोगे तभी तो आप इसके जीटी को, मतलब इसका जीटी बोलो 6 माइनस R1 NCR, ठीक है, CR2 बोल पाओगे, क्योंकि इसका आर और इसका आर तो अलग अलग होगा ना। आर की वैल्यू कब सेम होती है? जब एन की वैल्यू सेम होती है। तो यहां एन 6 है और यहां एन 6 माइनस R1 है, तो आर तो अलग अलग होगा ना। हाँ, अच्छा, पहला का डिग्री बोलो, पहला ऐसे इसलिए बोला था, ऐसे याद रखो, पहला का डिग्री दोनों को घटा के, तो 6 माइनस R1 माइनस में R2, ऐसे याद रखोगे, कितना भी गंदा क्वेश्चन होगा तकलीफ नहीं होगा आपको। ओके, और दूसरे की डिग्री, दूसरा कौन है? माइनस एक्स है क्या? हाँ, माइनस एक्स है सर, एक्स नहीं है, माइनस एक्स। इसकी डिग्री बोलो नीचे वाला मतलब R2।
ओके। और इधर इधर बोलो, इधर कहीं सर 3 का R1 हो गया और x का 2R1 हो गया। अब x की इतनी सारी डिग्री है, सब बिखरी पड़ी है, सबको समेट के एक पास करो। तो सबसे पहले कोफिशिएंट भाइयों को एक पास करो, तो 6C_R1 मेरा कोफिशिएंट है। और बोलो कोफिशिएंट क्या है, 6 माइनस में R1 CR2। ओके ओके ओके, ये भी मेरा कोफिशिएंट है। ओके, और कोफिशिएंट क्या है सर, और मेरा 2 की पावर 6 माइनस में R1 माइनस में R2, ये भी कोफिशिएंट है। ओके, 3 की पावर R1 ये भी कोफिशिएंट है, 3 की पावर R1 भी कोफिशिएंट है। और जो मेरा x का डिग्री है, अब x का डिग्री लिखने का बारी आया, -1 की पावर R2 भी कोफिशिएंट है सर, ये देखो -x की पावर R2, तो -1 की पावर R2 भी कोफिशिएंट है, अभी -1 को लिखो, -1 की पावर R2 भी कोफिशिएंट है। अब x की ओवरऑल डिग्री आएगी, x की ओवरऑल डिग्री डिग्री डिग्री, यहां से मेरे को सर x का डिग्री R2 मिला, और यहां से x का डिग्री तो बहुत आसान है, लेकिन ये भाई साहब बहुत ज्यादा है। ये कोफिशिएंट है, ये यहां से लेकर यहां तक मेरा कोफिशिएंट है। अच्छा, ये टोटल कोफिशिएंट है, लेकिन 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 यहां से लेकर ये पार्टी, हाँ बस इतना ही, बस इतना ही, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो अगर क्वेश्चन में बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता तो आंसर सिर्फ ये दोनों होता, जो एनसीआर वाला होगा सिर्फ वही बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, और टोटल कोफिशिएंट पकड़ा तो यहां से यहां तक इतना बड़ा कोफिशिएंट है। कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, R1 और R2 की पॉसिबल वैल्यू सोचूंगा, R2 प्लस में 2R1 कितना चाहिए भाई को, 4 चाहिए ना, तो अगर इसको 4 बनाऊंगा तो x की पावर 4 की कोफिशिएंट कहलाएंगी। ठीक है, और मेरे को पता है R1 की वैल्यू 6 से छोटी होगी, R2 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी कि 6 माइनस R1 में फिट बैठ जाए, इससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो मैं R1 की वैल्यू लेके सोचता हूं, R2 के नाम पे तो मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि R2 6 माइनस R1 है, तो इससे छोटा बड़ा मैं सोच नहीं सकता, तो R1 की वैल्यूज में 6 से कम में सोचता हूं। तो ये मैंने R1 के नाम पे टेबल बना दिया, ये मैंने R2 के नाम पे टेबल बना दिया, और R1 मेरे को पता है कि 6 से हमेशा छोटा होगा, तो मैं सबसे पहले R1 को 1 रखता हूं। अगर मैंने R1 को 1 रखा, तो R1 के 1 रखते ही सोचो R2 क्या होगा, 4 माइनस में, सॉरी एक मिनट, R1 के 1 रखते ही 2, 4 माइनस में 2, R2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, R1 को अगर मैं 1 रखा, हाँ R1 को 1 यहां पे रख रहा हूं, तो 2, 4 माइनस में 2, R2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल। इधर भी थोड़ा देखते रहना, इसको भी मैच कराते रहना, 6 माइनस 1 क्या होगा, 5, 5C2 चलेगा बिल्कुल। ओके, अगर आपने R1 की जगह 2 रखा, 2 रखने के साथ साथ ही 2 2 जो 4, 4 माइनस में 4 0, R2 0, चलेगा क्या, यहां पे देखो 6 माइनस में R1 की जगह आपने 2 रखा, तो 4 से 0 बिल्कुल चलेगा। ठीक है, R1 की जगह अगर आपने 3 रखा, तो 3 रखते ही साथ ही 6, 4 माइनस में 6 नेगेटिव नहीं चलेगा, तो 3 रखने के बाद 4 पे भी नहीं चलेगा, अगर 3 पे नहीं चला तो 4 रखने के साथ ही 4 2 8, 4 माइनस में 8 माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में थोड़ी चलेगा, तो इसका आगे कुछ वैल्यू चलेगा ही नहीं, तो सिर्फ मेरे पास 2 ही सेट आया, ये दोनों सेट। ओके ओके, अच्छा मैंने R1 की वैल्यू 0 नहीं रखा, 0 भी तो हो सकता है ना, अगर R1 की वैल्यू आप 0 रखोगे, यहां पे रख देता हूं, एक मिनट यहां पे रख देता हूं, ठीक है, R1 की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा, तो R2 की वैल्यू 0 रखने के साथ ही 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, अब R2 की वैल्यू 4 और 6C4 बिल्कुल चलेगा, 6C4 भी चलेगा, तो 3 सेट आया भैया, एक सेट ये, ओके, एक सेट ये 1 और 2, एक सेट 2 और 0 आया, और एक सेट आया आपका 0 और 4। अब तीनों सेट आपको पुट करना पड़ेगा इसमें, और फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर वो हो जाएगा कोफिशिएंट, तो ये भी करना, और ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही होगा, मैंने स्प्लिट भी करके आपको दिखा दिया, जीटी लिखोगे फिर इसका जीटी। ओके, चलिए, तो ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, जनरल टर्म लिखना है, थोड़ा सा लेंदी है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ओके, अभी और है भैया कोफिशिएंट का क्वेश्चन, देखते हैं कितना है कोफिशिएंट का क्वेश्चन, अगला टॉपिक पे कब मूव कर रहा है। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि कोफिशिएंट का पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर भी आप हो गए होगे। 1 प्लस एक्स की डिग्री 101 है, इसका जनरल टर्म मैं लिख सकता हूं सर, इसका जनरल टर्म भी अभी अभी सीख के आया, अभी 3 वाला अभी सीख के आया, लेकिन बच्चा सोच रहा है कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसका जनरल टर्म लिखोगे और इसका जनरल टर्म अब अभी अभी देख के आ रहे हो कितना बड़ा हो रहा है, ठीक,
तो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये देने वाला बहुत चालाक है। 1 प्लस में एक्स, ओके, और 1 माइनस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, वो ऐसे ही नहीं दे रहा है, वो कुछ सोचा हुआ है। क्या सोचा हुआ है? ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। कितने लोगों को पता चला ये ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला होता है? ठीक है, ओके, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब मतलब 1 सर, बी क्यूब मतलब एक्स, तो एक्स का क्यूब, ये 1 माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन हाँ तब ये बनता है जब दोनों की डिग्री सेम हो। तो ये बच्चे ने पकड़ लिया कि ए ऐसे ही नहीं दिया है, ये कुछ सोचा हुआ है, अपने दिमाग में कुछ सोच कर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नहीं दे दिया इतना बड़ा क्वेश्चन कि लो इतना लेंदी करो, आप इसका जनरल टर्म लिखो फिर इसका, हालांकि वैसे भी करोगे तो हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बहुत लेंदी होगा। और क्वेश्चन को अपन जल्दी करना है ना, तो दिमाग लगाओगे तब जल्दी कर पाओगे। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, लेकिन डिग्री सेम होना चाहिए, ये तकलीफ है। लेकिन यहां पे दोनों की डिग्री, यहां पे 100 है और यहां पे 101 है, तब फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो कोई तकलीफ नहीं है ना सर, इससे 100 डिग्री ले लो। 1 प्लस एक्स की 100 डिग्री लेगो तो नहीं देगा, बिल्कुल देगा, बोलेगा 1 प्लस एक्स से अलग कर लो मेरा। हाँ, और ये तैयार बैठा ही है 100 डिग्री लेके, तो 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर की 100 डिग्री। हाँ, अब कितने बच्चे को पता चला कि सर यहां तक फॉर्मूला तो मेरा काम करेगा और 1 प्लस एक्स मेरा बाहर रह जाएगा कहीं। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स को बाहर छोड़ दूं और इतने से पे फॉर्मूला लगा दूं, तो ये लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब की डिग्री 100। कितने लोगों को पकड़ में आ गया? 1 प्लस में एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसकी डिग्री 100। अब मैं जनरल टर्म लगाऊं तो इस पे तो कोई जनरल टर्म नहीं लगाना। अच्छा, कितने लोगों को समझ है कि ऐसा क्वेश्चन करके आ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन करके आ रहे हैं, अब भी करके आ रहे हैं, जिसमें इसका जनरल टर्म नहीं लिखना था, इसका जनरल टर्म लिखना था और इसमें मल्टीप्लाई करके सोच लेना था। तो अगर इसकी बात करोगे तो जब कोफिशिएंट बताने की बारी आएगी ना, तो इसका फोटो मेरे लिए दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट करेगा, 100 CR। ओके, पहला वाला को लिखूंगा भी नहीं, माइनस एक्स क्यूब की पावर नीचे वाला मतलब R। ओके ओके ओके, अच्छा, माइनस को बाहर कर देता हूं, -1 की पावर R को बाहर कर दूं, हाँ, कोफिशिएंट वाले पार्टी को एक साथ 100 CR इनटू में एक्स क्यूब की पावर R। ठीक है, अच्छा, अब कैसे दिमाग लगाया था वहां पे कि भैया कोफिशिएंट बनाने के लिए मेरे को x की डिग्री 50 चाहिए, तो यहां से मेरे को x की जो डिग्री मिल रही है सर ना, x की डिग्री, एक्स क्यूब की डिग्री R मिल रही है, और वहां से 1 प्लस एक्स है। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या फिर कल को R से मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब की पावर R को x से मल्टीप्लाई करूं, दो ही लोग तो है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये जो x की डिग्री यहां पे बनी मेरी इस टर्म में, इस पूरे एक्सपेंशन में x की डिग्री ये होगी कि या तो 1 से टकराएगी या x से टकराएगी। अगर 1 से टकराएगी तो सोच के बताओ, सोच के R की क्या वैल्यू रख दूं जिससे कि 50 बन जाए। अब सर 3 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, 50 तो नहीं होने वाला, तो R की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, R डज नॉट एग्जिस्ट, R नॉट पॉसिबल। ओके, तो R तो पॉसिबल ही नहीं रहा यहां पे, क्योंकि आप देखो ना, R की कुछ भी वैल्यू रखोगे 3 में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि R की वैल्यू इंटीजर ही चलेगा। अब बच्चा सोच रहा है 3/50, नहीं, सॉरी 3/50 बोल रहा हूं, 50/3 नहीं, 50/3 नहीं हो सकता, R की वैल्यू नॉन इंटीजर थोड़ी चलेगा, जब भी रहेगा इंटीजर बन के रहेगा। तो इंटीजर में कुछ ऐसा सोच लो जिसकी मल्टीप्लाई 300 और 50 हो जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, यहां पे दिमाग लगाते हैं, यहां पे सर अगर यही पॉसिबल नहीं है तो x में मल्टीप्लाई करके सोचे। ये एक्चुअल में जो लिखा है, ये लिखा है सर x की पावर 3R प्लस में 1। ओके, ऐसा लिखा है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो 3R प्लस 1 में 1 इज इक्वल टू आपको 50 चाहिए। ओके, तो R की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको 49/3, ये भी नहीं चलेगा, तो यहां से भी मेरा R नॉट पॉसिबल हुआ। तो अगर R ही मेरा पॉसिबल नहीं है तो x की पावर 50 भी नहीं आएगा। अरे ऐसा थोड़ी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और x की पावर 50 आ ही जाए। तो अगर x की पावर 50 नहीं होगा तो x की पावर 50 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ, यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। अगर x की पावर 50 आया ही नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। तभी तो 0 इंटू एक्स की पावर 50 0 होगा। तो अगर ऑप्शन में 0 दिया तो 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको। ओके, अब देखो टॉपिक आपको ऐसे ही जनरली बना दिया गया, ग्रेटेस्ट फ्रंटियर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इस टॉपिक से बेसिकली आपको जीआईएफ बताने के लिए बोलेगा, ग्रेटेस्ट फ्रंटियर फंक्शन। ठीक है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताने के लिए बोलेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको जीआईएफ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या? नहीं है तो आपको समझा दूं क्या जीआईएफ क्या होता है? तो जीआईएफ मैं आपको समझा ही देता हूं चलो, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। जिनको नहीं पता ना उनको फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या आप चल रहा है। ठीक है, अगर मान जो ये एक नंबर लाइन है, ठीक, अच्छा नंबर लाइन पे ये पता है आपको 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, इधर चलोगे ये 4 होता है, यहाँ पे -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है। ठीक है, अच्छा अगर मान जो मैं 0 से 1 की कोई भी एक वैल्यू चूज करता हूं, 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट। अरे नॉन इंटीजर भी इंक्लूड करो ना, रियल नंबर की बात कर रहा हूं, इनफाइनाइट। तो अगर बीच की कोई वैल्यू लेट से मैं 0.5 ही लेता हूं, ठीक है 0.5 लेता हूं, 1 से 2 के बीच में 1.5 लेता हूं, 2 से 3 के बीच में चलो 2.7 लेता हूं, नहीं तो आप बार बार बोलोगे कि सर आप 0.5 ही क्यों ले रहे हो, तो 2.7 लेता हूं, कोई तकलीफ। 3 से 4 के बीच का 3.62 ले लेता हूं, चलो कुछ भी ऐसे ही ले लिया। अच्छा अगर मैं 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखूं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे ब्रैकेट से दिखाते हैं, 1.5 का जीआईएफ सोचूं, 2.7 का जीआईएफ सोचूं, ओके, 3.62 का जीआईएफ सोचूं। अच्छा नेगेटिव में अभी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव अभी मेरे काम का नहीं है, फंक्शन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नेगेटिव का भी नहीं समझा रहा हूं, पॉजिटिव का समझा दे रहा हूं, नेगेटिव का खुद से समझ लेना, समझ जाओगे। ठीक है, अगर मैंने 0.5 को पकड़ा तो सुनना, इसमें कोई इंटीजर वाला पार्ट है क्या? 0.5 में कोई इंटीजर वाला पार्ट है क्या? नहीं ना। अगर 0.5 का आगे थोड़ा सा हिस्ट्री बैकअप में जाके हिस्ट्री देखते हैं, 0.5 में सर कोई इंटीजर पार्ट नहीं है। मतलब अगर मैं 1.5 को देखूंगा तो ये एक्चुअल में लिखा है 1 प्लस में 0.5, सोचो। अगर 2.7 को देखूंगा तो ये लिखा है सर 2 प्लस में 0.7। अगर मैं 3.62 को देखूंगा तो ये लिखा है 3 प्लस में 0.62। अब बच्चा समझ गया कि सर अगर कोई 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में जितने भी मेरे नंबर्स होंगे ना वो सब के सब प्योरली इंटीजर्स हैं, तो उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी नॉन इंटीजर है। ठीक है, नॉन इंटीजर को, फ्रैक्शन को, एफ फॉर फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शनल ही होंगे, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अच्छा लेकिन 1 के आगे जब नंबर्स चलते हैं ना तो दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं। दो टुकड़े करने का मतलब जैसे अगर आप 1.5 को देखोगे तो इसमें 1 भी है और 0.5 भी है। अब 1 को आप बोलोगे ये इंटीजर है मतलब आई है, और 0.5 को बोलोगे ये एफ है, फ्रैक्शनल पार्ट है। सेम टू सेम सर 2.7 में बच्चे ने बोला 2 इंटीजर है और 0.7 मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। 3.62 में 3 मेरा इंटीजर है और f मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया ना कि अगर आप 0.5 पे खड़े हो तो आप अपने लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में इधर के साइड में देखो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। 0.5 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन दिख रहा है? बड़ा बड़ा सोच के बोलो। -1 नहीं, इससे बड़ा 0 है। -2 नहीं, इससे बड़ा 0 है। सबसे बड़ा इंटीजर 0 है, सोच के देखो। तो आंसर इज 0। 1.5 पे खड़े हो, यहां पे लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 1। 0 इससे छोटा है, तो आंसर इज 1। 2.7 पे खड़े हो, 2.7 यहां पे लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 2। 3.62 पे खड़े हो, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है जिस भी पॉइंट पे आप खड़े हो लेफ्ट साइड में देखो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3। ये समझने के लिए, जानने के लिए, भैया 3.62 का इंटीग्रल पार्ट कौन है? 3, तो 3। 2.7 का इंटीग्रल पार्ट कौन है? 2, तो जीआईएफ इज 2। मतलब जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना किसी भी नंबर का, वही मेरा जीआईएफ होता है। ओके, समझ में आया? अच्छा, तो इससे ऐसे क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ा कि देखो कभी भी आपको a प्लस में b√c की पावर n टाइप क्वेश्चन आ गया, जैसे कि सर एक एग्जांपल दिखाना। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। 3 प्लस में √7 देखो, 3 प्लस में √7 की पावर n, सॉरी ये 3 प्लस √7 की पावर n, ओके, 3 प्लस में √7 की पावर n, ओके। अच्छा
अगर आप 3 की वैल्यू देखोगे तो 3 मतलब 3 है, और √7 की वैल्यू देखोगे तो √7 की वैल्यू अगर 9 होता तो 3 होता। तो कहीं ना कहीं 3 से कुछ, और 4 होता तो 2 होता, तो 2 3 के बीच में होगा, 2 पॉइंट समथिंग आप बोल सकते हो। तो 3 प्लस में 2 पॉइंट समथिंग इज 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अरे अगर ये 9 होता तो 3 होता, और 4 होता तो 2 होता, तो 2 से 3 के बीच में होगा, मैंने 2 पॉइंट समथिंग। √7 की वैल्यू नहीं याद है, मैं ऐसे ही आपको अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूं। तो 2 पॉइंट समथिंग मैंने 3 प्लस में 2 इज 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? मतलब सर ये 5 पॉइंट समथिंग की पावर n है। अब आपको पता है 5 पॉइंट समथिंग की पावर n अगर होगा कल को, तो सर 25 पॉइंट समथिंग, सॉरी अगर मान लो स्क्वायर भी हुआ तो 25 बनेगा, बड़ा ही होता जाएगा ना 5 से, तो ये बड़ा होता जाएगा। तो अगर ये बड़ा होगा कल को, मान लो n की जगह 2 है तो 25 है, 25 पॉइंट समथिंग। तो इसमें इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शन पार्ट भी होगा। मैं आपको जस्ट इतना ही बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब सर 3 प्लस √7 की पावर n में इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शन पार्ट भी होगा, हाँ। और अगर आपने 3 माइनस √7 को देखा, ओके, तो अभी अभी आपको बोला 3 तो 3 है, √7 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, ओके। हाँ 2 पॉइंट समथिंग है, तो 3 माइनस में √7, ओके ओके, 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग की पावर n। सोच के देखो, 3 आपको 3 है, लेकिन √7 2 पॉइंट समथिंग है। अगर 2 होता तो 1 होता, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग भी उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 पॉइंट, पॉइंट के बाद वाले भी सब्ट्रैक्ट हो, तो उसको तो 0 पॉइंट कर देगा ना, 1 से छोटा कर देगा। तो 1 से छोटा की पावर n अभी अभी देख के आ रहे हैं कि 1 से छोटा जो होता है ना, किधर गया, यहां पे था, यहां पे गया। 1 से जो छोटा होता है जैसे 0.5, इसमें केवल फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। तो जो भी आपको 0 कहां गया, 0 से छोटा, सॉरी 0 और 1 के बीच में होता है ना, उसमें केवल फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट और इसका फ्रैक्शन पार्ट सेम नहीं होगा, इसलिए इसको f डैश बोल देता हूं। अरे सेम थोड़ी होगा, इसका कुछ और होगा। अगर आपने 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.5 में फ्रैक्शन पार्ट क्या है, 0.5, लेकिन 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। वो 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.25 हो जाएगा, उसमें फ्रैक्शन पार्ट तो 0.25 है ना, तो दोनों का फ्रैक्शन पार्ट तो अलग अलग है। तो इसलिए अगर इसको f बोला तो इसको f डैश बोल देते हैं। लेकिन एक मिनट सर, ऐसा थोड़ी होगा हमेशा कि इसके बाद वाला हमेशा इससे कम ही होगा। कल को अगर ऐसा हो जाए 3 माइनस में √2 या 5 माइनस में √2, तो √2 की वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग, और 5 माइनस 1 तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, बट इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऑलरेडी डिजाइन्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी दे दिया, बहुत सोच समझ के प्लान करके क्वेश्चन दिया जाता है। कहने का मतलब सर, मतलब ये कि 3 प्लस में √7 अगर वो दे रहा है ना, तो मन में 3 माइनस √7 कर चुका और उसको पता है कि ये 1 से कम होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता है। नहीं तो आपके मन में ऐसा डाउट हो सकता है कि ऐसा जरूरी थोड़ी है सर कि 3 माइनस में √7 0 पॉइंट, कल को अगर 7 माइनस में √2 हो गया तो तब वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो तभी पूछेगा जब अगर वो प्लस में दे रहा है तो ऑलरेडी माइनस कर चुका और उसको पता है कि केवल लेफ्ट टेस्ट होगा। तो इसलिए स्टेप्स फिक्स्ड है, इसीलिए स्टेप्स फिक्स्ड है ऐसे क्वेश्चन के, कि सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन देगा वो आपको प्लस में देगा, आपको i प्लस एफ बोल देना है कि उसमें इंटीग्रल पार्ट भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, i फॉर इंटीग्रल पार्ट और f फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 2.5 में इंटीग्रल पार्ट कौन है, 2, और आपको पता है जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही ग्रेटेस्ट इंटीग्रल होता है। अगर वो चीजें पॉजिटिव में है तो, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं केवल, अभी नेगेटिव का समझाया भी नहीं क्योंकि वो मेरे काम का भी नहीं अभी। और f मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। फिर अगर पॉजिटिव साइन दिया उसको नेगेटिव साइन में बदलना है, जैसे 3 प्लस √7 को मैंने 3 माइनस √7 बोल दिया, और फिर उसको f डैश से डिनोट करना है क्योंकि वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुका है और उसको पता है कि 3 माइनस √7 की वैल्यू में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। फिर देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पूरा खेल दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। अगर कल को डिग्री पहचान ली, जैसे n आपको नहीं पहचान में आ रहा है ऑड है कि इवन है, कल को अगर 6 दे दिया तो पहचान जाओगे 6 इज इवन। तो अगर डिग्री इवन है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, और अगर डिग्री ऑड है तो मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फील भी आता है कि इवन से ऐड और सब्ट्रैक्ट से ऑड, ऑड लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो इवन लोग हैं ना उनको ऐड कर दो। फील भी आता है थोड़ा, इवन फॉर ऐड और ऑड फॉर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। रूट वाला अगर पहले आ गया और कल को अगर सर नहीं समझ में, जैसे इस केसेस में ऑड और इवन थोड़ी पता चल रहा है डिग्री नहीं, तो फिर अगर रूट वाला फर्स्ट टर्म है ना, मैंने 3 प्लस √7 देखो रूट वाला सेकंड टर्म है, तो अगर रूट वाला वैसे ही कल को फर्स्ट टर्म हुआ तो सब्ट्रैक्ट करो
और रूट वाला अगर सेकंड टर्म हुआ तो ऐड करो। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ऑलवेज टेक केयर कि f प्लस में f डैश 0 से 2 के बीच में होगा और f माइनस f डैश हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। कहानी समझ में नहीं है? f प्लस में f डैश, f कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट, इसके फ्रैक्शनल पार्ट और इसके फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ोगे तो दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 2 के बीच में होगा। ये आपको दिखा दूंगा, ये आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से देखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, देखो n एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज क्या होगा? इवन होगा, ऑड होगा, फ्रैक्शन होगा, क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को पकड़ना है फर्स्ट स्टेप। स्टेप्स आर फिक्स्ड, ओके। 3 प्लस में रूट 7 की पावर n, और इसको बोलना है तू बेटा i प्लस f के बराबर है, जिसमें यहां पे बोल देना है साइड में कि जो फ्रैक्शन पार्ट है मेरा वो 0 से 1 के बीच में होगा। फ्रैक्शन पार्ट तो मेरा 0 से 1 के बीच में होगा ना, डेसिमल वाला। अच्छा, और फिर मेरे को जल्दी से इसका नेगेटिव सोच लेना। 3 माइनस में रूट 7 की पावर n, और 3 माइनस में रूट 7 की पावर n पता ही है f डैश के बराबर होगा, ओके। और फिर f डैश को बोल देना है कि f डैश भी तो 0 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि ये भी तो है फ्रैक्शन पार्टी, भले अलग है लेकिन है तो फ्रैक्शन पार्टी, और फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अच्छा, फिर आप नियम के हिसाब से अगर रूट वाला सेकंड टर्म है तो याद कर लेना, सेकंड टर्म है, देखो देखो देखो, इधर तरीका भी आपको सिखा देता हूं, ठीक है। कहां गया? सेकंड टर्म होगा, देन ऐड करो, एस से सबट्रैक्ट, लेकिन उसका उल्टा ऐड करो, ठीक है। सेकंड टर्म है, ठीक है, रूट वाला देखो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म से सबट्रैक्ट की फील आ रही है, लेकिन उसका उल्टा करना है, ऐड करना है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो अगर रूट वाला सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म एस फॉर सेकंड और एस फॉर सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, उल्टा करेंगे जस्ट इसका। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, तो ऐड करने के साथ देखो क्या इंटरेस्टिंग बात सामने आएगा। ऐड करने के साथ ये 3 प्लस में, एक मिनट, ओके, ऐड करने के साथ इधर से आएगा 3 प्लस रूट 7 की पावर n, और यहां से आएगा प्लस में 3 माइनस में रूट 7 की पावर n। ऐड हो गया इधर, और इधर की दुनिया में भी ऐड होगा, और इधर की दुनिया में ऐड होके i प्लस में f डैश होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी ऐड होगा, और ये ऐड होके f प्लस में f डैश ऐड होके 0 से 2 के बीच में होगा। सोच लो, यही बात मैं आपको बोल रहा था, यही बात यहां पे दिखा रहा था कि देखो f प्लस में f डैश 0 से 2 के बीच में होगा, ओके। जो आपको फील नहीं थी अब आ गई कि अपन दोनों को अगर ऐड करके f और f डैश 0 से 1 के बीच में होगा, तो f और f डैश को ऐड करोगे तो f प्लस f डैश, 0 और 0 को ऐड करोगे तो 0, और 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2। ऐसा कहानी चल रहा है, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। तो अब एक बच्चे को पता चला सर ये 3 प्लस में रूट 7 की पावर n और 3 माइनस में रूट 7 की पावर n कहीं देखा देखा लग रहा है। टर्म्स भी नहीं बदले हैं, डिग्री भी नहीं बदली है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, तो ये ऑड इवन, याद आया? ऑड इवन, अच्छा ऑड इवन का खेल चल रहा है, हाँ, ऑड इवन का खेल चल रहा है। तो क्या आ रहा है ओवरऑल यहाँ पे, यहीं पे करूँ क्या? नेक्स्ट में कर लेता हूं। तो इधर से बच्चे को पता चला ये a प्लस में b, ओके, प्लस में a माइनस b लिखा हुआ है। अच्छा, और इधर की कहानी में ये a प्लस बी और प्लस में a माइनस बी लिखा है। i प्लस में f डैश का खेल चल रहा है, i प्लस में f डैश का खेल चल रहा है, जिसमें f डैश ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि भैया मैं 0 से 2 के बीच में ही होऊंगा, 0 और 2 भी नहीं होऊंगा, इसके बीच में ही होऊंगा, ठीक है। अच्छा, तब तक मेरे को अगली लाइन में पता चला कि ये तो सर b से b खत्म होने के बाद, अरे देखो ना यहाँ पे b से b खत्म हो गया, ओके, और मार्केट में मेरे पास केवल 2a आया, और 2a मतलब मैं समझता हूं सम ऑफ ऑड टर्म, और आज के दिन में ऑड टर्म नहीं लिख सकता क्योंकि n मेरा नहीं पता ना क्या है। n की वैल्यू अगर 2 3 देता तो मैं सारे ऑड टर्म को लिख के जोड़ लेता, ओके। और वो सामने वाला आपसे नेचर ही पूछ रहा है, वैल्यू तो पूछ नहीं रहा, तो आपको सम निकालने की जरूरत भी नहीं, वो आपसे नेचर ही पूछ रहा है। वो आपसे देखो ऑप्शन में क्या पूछ रखा है, उसने आपसे थोड़ी वैल्यू पूछा है, थोड़ी उसने बोला कि मेरे को इंटीग्रल पार्ट बताओ, उसने तो इंटीग्रल पार्ट का नेचर बताया। तो कई बार आपको ऑप्शन देख के समझना होगा क्वेश्चन को, उसने इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने बताया इवन है, ऑड है, फ्रैक्शन है, नॉन इंटीजर है, क्या है। तो अगर वो आपसे नेचर पूछ रहा है तो आप भी नेचर नेचर खेलो ना, सम ऑफ ऑड टर्म, ओके, इज इक्वल टू i प्लस में f डैश। अब बच्चे को पता है कि अगर सम ऑफ ऑड टर्म, अगर अब मैं ऑड टर्म को ऐड करते जाऊं तो वो ऑड ही होगा। 3 प्लस में 5 प्लस में 7 ऑड टर्म ऐड होने पे ऑड ही होते हैं। 3 प्लस में 5, 3 प्लस में 5,
6 7 8 नहीं, इवन हो गया, ठीक है। सम ऑफ ऑड टर्म, तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, ओके, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, याद नहीं कुछ भी करना, एग्जाम में बैठ के सोचना। सम ऑफ ऑड टर्म, तो दो ऑड टर्म को जोड़ के देखो ना, 3 + 5 8 होगा, 3 + 7 10 होगा, 3 + में, एक मिनट, इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है। सम ऑफ ऑड टर्म, मैं बहुत सारे ऑड टर्म को ऐड करके देखता हूं, देखो यहाँ पे याद नहीं है मेरे को। 3 + में ये दो ऑड है, 6 बन रहा है। अच्छा, 3 + में 5 करना, 3 3 6 और 6 5 11, मैंने ऑड भी बन सकता है, इवन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, मेरे को नहीं पता। ट्वाइस, ओके, मतलब ये ऑड भी हो सकता है सर, इवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई मेरा, ओके। अच्छा, लेकिन इधर तो i+में f+में f' से तो चल ही रहा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ओके, लेकिन सर एक बात फिक्स है, अगर मैंने 6 में 2 की मल्टीप्लाई की 12 होगा, और 11 में 2 की मल्टीप्लाई की 22 होगा, तो ये भले ऑड और इवन है, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करने पे इवन ही होगा। ये इंटरेस्टिंग खेल है, इसीलिए बोला सामने वाला मारेगा नहीं, थोड़ा तकलीफ देगा आपको, और उसी को झेलना है आपको। ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको मार ही देगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा सामने वाला। इसलिए बोला सम ऑफ ऑड टर्म ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। मैंने यहां देखा 3 + 3 को ऐड किया 6 होगा, भैया इवन है। 3 + में 3 + 5 को ऐड किया 6, और 6 5 11 ऑड है। लेकिन 6 में 2 की मल्टीप्लाई करो 12 होगा, इवन है। 11 में 2 की मल्टीप्लाई करो 22 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इवन होगा। अच्छा, इवन मतलब इवन भी एक इंटीजर ही होता है, तो मैं इंटीजर लिख देता हूं, इवन इंटीजर। और इधर की कहानी में चल रहा है i+में f'। अब सोच के बताना, सामने वाले ने अपने आप को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, अब इसको अगर इसके बराबर में रहना है तो इसको भी तो इंटीजर होना पड़ेगा। हाँ, अब आई ने बोला भैया मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं इंटीजर ही हूं, मैं इसके सामने बैठ सकता हूं, इन दोनों भाइयों को संभाल लो। ये बोल रहे हैं, ये जिद पे पड़े हुए हैं, ये मैं फ्रैक्शनल पार्ट हूं। मैं बोला अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट की जिद में बैठे हुए हो, तो तुम इंटीजर से ऐड होके फ्रैक्शनल पार्टी मतलब नॉन इंटीजर ही बनाओगे, जो इंटीजर के सामने नहीं बैठ पाओगे। तो कहीं ना कहीं तुमको भैया अगर इसके सामने बैठना है तो तुमको इंटीजर ही होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तुम अपना नॉन इंटीजर वाला जिद छोड़ो, इंटीजर होना पड़ेगा, तभी इवन इंटीजर के सामने बैठ सकते हो, इवन इंटीजर के सामने बैठ पाओगे, ठीक है। तो अब ये रोने लगा भैया अब इंटीजर कहां से लेकर आऊं, फिर बोलेगा मेरे में ढूंढ लो, f+ में f' में 0 से 2 के बीच में पाया जाऊंगा। अब 0 से 2 के बीच में क्या इंटीजर होता है भैया, तो 0 से 2 के बीच में एक इंटीजर होता है। तो f+ f' ने बोला अच्छा इतनी सी डिमांड कर रहे हो तो एक काम करो, मैं रेडी हूं इस चीज के लिए, अगर आप मेरे को इवन इंटीजर के सामने बिठाना चाह रहे हो ना, तो आई तो अपने आप में इंटीजर है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। f+ में f' की वैल्यू एक ही हो सकती है, क्योंकि f+ f' की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, और सामने वाले ने ऐसा शर्त रखा है कि उसने डिमांड कर दिया कि भैया तेरे को आज के दिन इंटीजर होना पड़ेगा, तभी तू मेरे सामने बैठ सकता है। तो f+ f' ने अपने डब्बे खोले, अपनी तिजोरी खोली, उस तिजोरी में 0 से लेके 2 तक के बीच के नंबर है, उसमें से इंटीजर उस डब्बे से निकालना है इसको। तो इंटीजर के नाम पे तो सिर्फ एक ही है ना, 1, तो इसने बोला लो 1 ले लो, वो मेरे लिस्ट में था जो इंटीजर था, मेरे झोली में इंटीजर के नाम पे केवल 1 ही है, तो 1 ले जाओ, ओके। अब किसी ने इंटीग्रल पार्ट के बारे में पूछा था, मतलब आई को छोड़ के अगर मैं इवन में एक घटा दूं तो कितने लोगों को पता चलता है कि इवन में एक घटते ही दुनिया में ऑड इंटीजर आता है, ओके। तो इंटीग्रल पार्ट ही तो आई था, आई ही तो मेरा इंटीग्रल पार्ट था, और उसी के बारे में सामने वाले ने पूछा है। 3 + में √7 का इंटीग्रल पार्ट क्या था, आई था, इसी के बारे में पूछा है, तो कहीं ना कहीं ऑड हो गया। इसलिए देखो अगर इंटीजर भी ऑप्शन देता ना तो ऑड और इंटीजर दोनों ऑप्शन होता, लेकिन नॉन इंटीजर दिया तो नॉन इंटीजर तो है नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं है, इवन भी नहीं है, ऑड है, तो ये सही आंसर हो गया, ओके। इसके बेसिस पे और क्वेश्चन है जो मैं आपको जो बच्चे इनरोल है ना उनको मैं ये सभी क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और बाकी आपको देता हूं घर से ट्राई करना। अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन देखेंगे, और फिर अपन सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम को मर्ज करके जो क्वेश्चन आता है ना वो पढ़ेंगे, और फिर कंप्लीट हो जाएगा।
तो कल मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम फाइनल करा दूंगा, लास्ट क्लास, 6th क्लास ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद फिर अपन सबसे फेवरेट चैप्टर और सबसे अच्छे चैप्टर पे मूव करेंगे, पीएनसी, और ये पढ़ने के बाद फिर अपन कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिले, तब तक पढ़ाई करते रहो। ग्रुप में नहीं इनरोल हो, स्टडी मटेरियल वाले, स्टडी मटेरियल नहीं लोगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? ठीक है, तो जाके इनरोल हो जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, जाके फिल करो। मॉक टेस्ट भी चाहिए तो मॉक टेस्ट वाला फिल करना, दोनों चाहिए तो दोनों वाला फिल करना, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जाके फिल कर लेना। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।